बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन आप सब लोग ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे और ख़ुद को मज़ीद इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने लेक्चर नंबर हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। और आज हमने कवर करना है फ्रॉम मैट्रिक एंड एफएससी। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर को हमने मैट्रिक और एफएससी में से कवर करना है। हमारा ये 4th चैप्टर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने टोटल 3 चैप्टर्स कर लिए हैं मैट्रिक, एफएससी और बीएससी से, ठीक है। तो मैट्रिक एफएससी से हमारा ये चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसको हम स्टार्ट करें तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे मैंने यहाँ पे लिखे हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, कोशिश करूँगी कि शॉर्ट फॉर्म में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक्सप्लेन करती जाऊँ और आप लोगों ने इनको अच्छी तरह याद कर लेना है, इनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेना है, क्योंकि यही वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि फैक्ट्स होते हैं और कुछ जो होते हैं वो कंसेप्ट्स होते हैं। तो कंसेप्ट्स को हमने क्लियर करना होता है और फैक्ट्स को हमने एज इट इज़ रट्टा ही लगाना होता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को हमने याद करना होता है और कुछ को हमने समझना होता है। तो सारी चीज़ें ही आपको आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स भी एंड फैक्ट्स भी। तो स्टार्ट करें जी। 400 BC में डेमोक्राइटस जो थे उन्होंने बताया था कि बेसिक यूनिट ऑफ मैटर इज़ इंडिविजिबल, ठीक है। जो मैटर का बेसिक यूनिट है वो इंडिविजिबल है। बाद में डाल्टन्स की थ्योरी हमें क्या कहती है, डाल्टन ने बताया था, जो जॉन डाल्टन थे उन्होंने बताया था कि एटम्स जो हैं वो अल्टीमेट पार्टिकल्स हैं और इनको मज़ीद जो है वो डिवाइड नहीं किया जा सकता। सारे एटम्स एक जैसे होते हैं, एक एलिमेंट के सारे एटम्स जो हैं वो एक जैसे होते हैं। इसके अलावा जॉन डाल्टन ने और भी बताया था कुछ, वो ये कि एटम्स जब कंबाइन करते हैं तो मीन केमिकल रिएक्शंस में एटम्स कंबाइन करते हैं और वो न्यू प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उनकी अपनी नेचर जो है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। उसके बाद कैथोड रेज़ की बात करें तो कैथोड रेज़ को डिस्कवर किया गया था जिस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, उसे हम कहते हैं गैस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। और गैस डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ की गई थी इसमें। वैक्यूम पंप मीन के ये बेसिक ऑपरेटस है उसका जो बताया हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की गई थी। यहाँ से आपने जो कैथोड रेज़ की डिस्कवरी में याद करना है वो एक तो वोल्टेज की वैल्यू याद कर लेनी है। 5000 to 10,000 वोल्ट्स जो है वो वोल्टेज रखा गया था और प्रेशर बहुत कम रखा गया था डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, ताकि जो गैस की अमाउंट है वो कम हो जाए और करंट जो है वो ईज़िली फ़्लो कर सके वहाँ से, मीन के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ईज़िली फ़्लो कर सकें। लो प्रेशर रखा गया था 0.01 टॉर। और जब इतना प्रेशर रखा गया मीन के वैक्यूम पंप के थ्रू, जब गैस को बाहर खारिज किया गया और जब गैस के बहुत कम मॉलिक्यूल्स रह गए अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक ग्लो नज़र आई। पहले एक ग्लो नज़र आ रही थी जो बिल्कुल सीधी जा रही थी और बाद में जब प्रेशर को बहुत कम किया गया तो वो ओरिजिनल ग्लो जो है वो डिसअपियर हो गई और उसके बाद जो है एक फ्लोरिसेंस अपीयर हुई अपोजिट टू द कैथोड, ठीक है। कैथोड से अपोजिट साइड पे जो वाल थी डिस्चार्ज ट्यूब की, डिस्चार्ज ट्यूब बेसिकली एक शीशे की बनी हुई ट्यूब होती है, यूँ हम कंसिडर कर लें कि ये डिस्चार्ज ट्यूब है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ होता है, ठीक है। इस तरह बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं और बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं और इस तरह से जो पॉजिटिव वाला है ये एनोड है और जो नेगेटिव वाला है वो कैथोड है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे वैक्यूम पंप लगा दिया गया और अंदर जो गैस थी उसको जो है बाहर वैक्यूम पंप के ज़रिए गैस को बाहर खारिज किया गया। तो यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे, मॉलिक्यूल का बेसिकली क्या स्ट्रक्चर होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये प्रोटॉन और बाहर जो है इसके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे। लेट्स सपोज हम हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ले लें, हाइड्रोजन का एटम ले लें, तो हाइड्रोजन के एटम में जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। और जब जो है करंट पास करवाया गया तो क्या हुआ कि लो प्रेशर पे 0.01 टॉर प्रेशर पे, तो इस तरह हुआ कि जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो आ रहे थे, उन्होंने क्या किया, मीन के जो कैथोड रेज थी वो जब टकराई इन मॉलिक्यूल्स के साथ, इन एटम्स के साथ, तो उन्होंने क्या किया कि इस वाले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टकराए, मीन कैथोड रेज यहाँ पे टकराई और इस इलेक्ट्रॉन को भी साथ वो निकाल के ले गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर था एटम का वो इस तरह हुआ कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ठीक है। मीन के गैस डिस्चार्ज ट्यूब से बाहर तो नहीं जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा था कैथोड रे और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ से निकला है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अब इस साइड पे मूव करना शुरू कर देंगे, मीन कैथोड से अपोजिट साइड पे। और जो पॉजिटिव कैटाइन है इसको आप लोग फिलहाल छोड़ दें, ये आगे देखेंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन जब इस तरह मूव कर रहे थे तो इधर कैथोड से अपोजिट साइड पे इस दीवार पे, मीन कैथोड जो है वो ये वाला है ना हमारा, तो कैथोड से अपोजिट साइड पे यहाँ पे जाके वो जो कैथोड रेज थी वो फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस कर रही थी। और ये डिपेंड कर रहा था किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा था, ये गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। चाहे डिस्चार्ज ट्यूब में हम कोई भी गैस फिल कर लें, जो कैथोड रेज की नेचर है वो चेंज नहीं होती। ये डिपेंड कर रहा था इस जो हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब थी इसके मटेरियल पे डिपेंड कर रहा था कि हम कौन से मटेरियल की डिस्चार्ज ट्यूब ले रहे हैं, ठीक है। ओरिजिनल ग्लो जो है वो डिसअपीयर हो जाती है और जो है फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस होती है कैथोड से अपोजिट वाल पे। और कलर डिपेंड करता है
on the composition of the gas. Color not depend upon the composition of the gas. Properties देखें तो नेगेटिवली चार्ज होती हैं कैथोड रेज। 1895 में जे पेरन ने इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में से पास करवाया और 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करवाया यही कैथोड रेज को। और इन दोनों एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि जो कैथोड रेज हैं वो बेसिकली नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इन दोनों एक्सपेरिमेंट से, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में बेंडिंग इस तरह से हो जाती है, वो इस तरह अपने पाथ से मुड़ जाते हैं ये रेज के वहाँ से प्रूव हो जाता है कि इन पे नेगेटिव चार्ज है। मीन के इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं कैथोड रेज, इट्स मीन दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं कि कैथोड रेज जो हैं ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। कोई ओपैक ऑब्जेक्ट इनके रास्ते में रख दिया जाए तो उसका शेडो बना देती हैं और इनका कुछ ना कुछ मोमेंटम होता है। मोमेंटम कैसे पता चला कि इनकी जब रास्ते में कोई स्मॉल पैडल व्हील रखा जाता है तो उसको ये ड्राइव करती हैं, जिससे पता चलता है कि इनके कुछ ना कुछ मैस है, ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये एक्सरेज प्रोड्यूस करती हैं कैथोड रेज जब हम स्ट्राइक करवाते हैं इन्हें किसी एनोड के साथ, मीन के किसी हायर एटॉमिक मैस वाले मटेरियल के साथ इन्हें स्ट्राइक करवाते हैं तो वहाँ पे ये एक्सरेज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोड्यूस हीट ऑन मैटर से जब टकराती हैं तो हीट प्रोड्यूस करती हैं। इसका मतलब ये है कि इनकी कुछ ना कुछ एनर्जी भी होती है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी। जैसा कि मैटर मैंने लिखा कि प्लाटिनम की फॉयल जो है वो ग्लो करती है जब उसके ऊपर कैथोड रेज को फॉल करवाया जाता है, तो इससे ये प्रूव होता है कि इनकी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। इसके अलावा ये गैसेज को आयोनाइज कर सकती हैं कैथोड रेज, कैन काज केमिकल चेंज, रिड्यूसिंग इफेक्ट होता है इनका, क्योंकि बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन्स हैं पास थ्रू थिन मेटल फॉइल में से गुजर जाती हैं, जैसे एलुमिनियम या गोल्ड वगैरह इसमें से पास हो जाती हैं। इसके अलावा जब फ्लोरेसेंस कौन सा प्रोड्यूस होता है, कौन से कलर में जो है वो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होता है, रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करें तो एलुमिना जो है वो रेड कलर में ग्लो करता है और टिन स्टोन जो है वो येलो कलर में और ग्लास जो है वो ग्रीन कलर में। ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा, एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा कि जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए थे। जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए थे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मैस वैल्यू देखें तो इक्वल होती है कैथोड रेज की चार्ज टू मैस वैल्यू जो है वो इक्वल होती है इलेक्ट्रॉन्स के। कैथोड रेज की चार्ज टू मैस रेशियो इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल होती है। इट्स मीन के कैथोड रेज आर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या हम कह सकते हैं कि कैथोड रेज जो हैं वो सिंपली इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। मीन के कैथोड रेज जिन पार्टिकल्स पे मुश्तमिल हैं वो पार्टिकल्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। जे थॉमसन ने 1897 में चार्ज टू मैस रेशो भी जो है वो हमें बताई कैथोड रेज की, और चार्ज टू मैस रेशो की वैल्यू भी आप लोगों ने याद कर लेनी है, जो कि है 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम्स पर kg। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 1 kg इलेक्ट्रॉन्स हों तो उनके ऊपर चार्ज होगा 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम्स, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें चार्ज टू मैस वैल्यू जो है ये हमें बताई थी जे थॉमसन ने। और जे थॉमसन ने कहा था कि जो कैथोड रेज हैं ये हैं स्ट्रीम्स ऑफ नेगेटिव पार्टिकल्स, मीन के अभी जे थॉमसन को भी नहीं पता था कि ये नेगेटिव पार्टिकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन हैं। बाद में स्टोनी ने इन्हें नेम दिया था इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। स्टोनी जो थे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स का नेम दिया था। नेक्स्ट जी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कैथोड रेज की डिस्कवरी ख़त्म हो गई। अब हम कैनाल रेज की डिस्कवरी की बात करते हैं। तो जो कैनाल रेज हैं ये बेसिकली आयोनाइज्ड आइंस होते हैं गैसेस के, ठीक है। वो जो मैंने डिस्चार्ज ट्यूब पहले बनाई थी ना यहाँ पे, और आपको बताया था कि यहाँ पे जो एक कैथोड है एक एनोड है, सेंटर में जो है वो गैस फिल की हुई है। गैस का स्ट्रक्चर ऐसा है कि बाहर अंदर सेंटर में उसके प्रोटॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहा है। जब इधर से कैथोड रेज आएंगी, यहाँ पे हमने बैटरी भी कनेक्ट की हुई होगी, ठीक है। कैथोड रेज जब यहाँ से आएंगी टकराएंगी, जब कैथोड रेज गैस के एटम से टकराती हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन को भी अपने साथ निकाल के ले जाती हैं। अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तो मीन के हाइड्रोजन के एटम की बात करें, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो बाकी क्या चीज़ रह जाएगी, बाकी जो है ये उसका प्रोटॉन रह जाएगा हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन के एटम में एक प्रोटॉन होता है एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पे हमारे पास कैथोड है और इस साइड पे जो है वो एनोड है। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या होगा कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, मीन के ये जो न्यूक्लियस था हाइड्रोजन का जो कि एक प्रोटॉन पे मुश्तमिल है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था। तो ये पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ, मीन के कैथोड की तरफ, या हम कह सकते हैं कि एनोड से अपोजिट साइड पे ये मूव करना शुरू कर देगा। और यहाँ पे जो वाल होगी गैस डिस्चार्ज ट्यूब की, उसके साथ जाके इसने टकराना है और वहाँ पे इसने फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करनी है। मीन के हमें ऐसे लगेगा कि कुछ रेज जो हैं वो निकल के आ रही हैं पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड से, और वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड से अपोजिट वाली वाल के ऊपर जाके फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जो जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया था तो यहाँ पे जो कैथोड लिया गया था वो परफोरेटेड कैथोड था। ये जो कैथोड था ये परफोरेटेड था, मीन के इसके अंदर सुराख थे, ये
अकसामदार था ये कैथोड। इस कैथोड में से ये पॉजिटिव आयंस जो हैं वो गुजर जाते हैं और जाके फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं। जबकि जो पहला एक्सपेरिमेंट किया गया था कैथोड रे की डिस्कवरी वाला, वहाँ पे इनकी डिटेक्शन नहीं हुई थी, पॉजिटिव वाली रेज़ की डिटेक्शन नहीं हुई थी, क्योंकि वहाँ पे कैथोड जो था वो सॉलिड था। इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो एनोड से निकलने वाली रेज़ हैं, जिनको हम कैनाल रेज़ कह रहे हैं, जो सुराखों में से गुजर के जा रही हैं, मीन के जो कैनाल्स में से गुजर के जा रही हैं, ये वाली रेज़ जो है इनका मैस कुछ ज़्यादा है। इनका मैस इतना है कि ये जो है वो सॉलिड कैथोड में से नहीं गुजर सकती, ये रेज़ जो हैं वो परफोरेटेड कैथोड में से गुजर जाएंगी। ठीक है, ये तो मेन बातें थी। अब इसमें यहाँ से हम रीड कर लेते हैं। कैनाल रेज़ 1886 में जर्मन फिजिसिस्ट थे यूजीन गोल्डस्टीन, उन्होंने डिस्कवर किया था, इन्हें मीन के डिस्कवर किया था, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। पॉजिटिव और कैनाल रेज़ इन्हें कहा जाता है, और ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये मॉलिक्यूल है, उसका गैस का इलेक्ट्रॉन उसके साथ टकराएगा, इसको पॉजिटिव आयन में कैटाइन में चेंज करेगा और साथ में इसके इलेक्ट्रॉन को निकाल के ले जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, एम पॉजिटिव, यही हमारे पास पॉजिटिव रेज़ हैं। और पॉजिटिव रेज़ वाला एक्सपेरिमेंट यूजीन गोल्डस्टीन ने किया था। उसने मीन के कैनाल रेज़ को डिस्कवर तो किया था, लेकिन बाद में जो है ये वाले जो मेन हम कहते हैं कि प्रोटॉन को डिस्कवर किसने किया, वो रदरफोर्ड ने, क्योंकि रदरफोर्ड ने इनको जो है वो पॉजिटिव रेज़ को प्रोटॉन का नेम दिया था। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ देखें तो पॉजिटिवली चार्ज हैं, इनको कैनाल रेज़ भी कहते हैं, और पॉजिटिवली चार्ज हैं, प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस ऑन जिंक सल्फाइड प्लेट, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह की कैथोड रेज़ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, लेकिन ये कैथोड रेज़ से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। चार्ज टू मैस वैल्यू इनकी जो होती है वो लेस देन होती है इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज़। ठीक है, जो हमारे पास पॉजिटिव रेज़ हैं इनकी चार्ज टू मैस रेशो क्यों कम होती है, क्योंकि आप देखें कि बटे के नीचे जो है वो मैस आ रहा है, और मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन का मैस जो है वो इलेक्ट्रॉन के मैस से ज़्यादा होता है। प्रोटॉन का मैस इलेक्ट्रॉन के मैस से 1836 टाइम्स मोर होता है। ठीक है, तो आप खुद सोचें कि बटे के नीचे वाली वैल्यू अगर बड़ी होगी तो ऑन द होल जो है वो आंसर आपके पास क्या आएगा, ऑन द होल आंसर आपके पास कम आएगा। ठीक है, तो इसी वजह से चार्ज टू मैस वैल्यू जो होती है हमारे पास पॉजिटिव रेज़ की, ठीक है, वो लेस होती है देन इलेक्ट्रॉन्स। और हाइड्रोजन एटम के लिए ये मैक्सिमम होती है, क्योंकि हाइड्रोजन का मैस क्या होता है, 1 होता है। मीन के हाइड्रोजन का मैस जो है ना वो सबसे कम है, सारे एलिमेंट्स से कम है, तो इसकी बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में तो हाइड्रोजन का हमारे पास चार्ज टू मैस वैल्यू होगी हाइड्रोजन के केस में, जो प्रोटॉन की, वो सबसे ज़्यादा होगी। चार्ज तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे इक्वली होगा, जस्ट उसका साइन चेंज होगा ना। चार्ज जो है वो आगे मिलकर नाइट ड्रॉप मेथड में हम देखते हैं। मैस ऑफ प्रोटॉन 1836 टाइम्स मोर देन इलेक्ट्रॉन, सो EORM वैल्यू इज़ लेस। यहाँ पे रीज़न भी बता दी। 18 मीन इसका मतलब क्या है, अच्छा इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 1836 इलेक्ट्रॉन हो तो 1 प्रोटॉन के इक्वल उनका मैस होगा। रदरफोर्ड ने नेम दिया था पॉजिटिव रेज़ को प्रोटॉन्स का, और हम कहते हैं कि रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डिस्कवर टिल 1886, और उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो 1895 तक एक्सप्लेन कर दी गई थी। 3 फेमस एटॉमिक मॉडल्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो 3 फेमस एटॉमिक मॉडल्स हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के, उनमें हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है जो कि 1911 में दिया गया था। बोहर एटॉमिक मॉडल 1913 में बोहर साहब ने पेश किया था। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है 1926 में पेश किया गया था। अब यहाँ पे नेक्स्ट जी एक स्ट्रेंज बात लिखी हुई है कि अप टू 1932 एटम हैज़ ओनली इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इट वाज थॉट दैट। ठीक है, 1932 तक ये समझा गया कि जो एटम है उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, मीन कि अभी न्यूट्रॉन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था 1932 तक। अब देखें कि डिस्कवरीज कब हुई थी। प्रोटॉन डिस्कवर हुआ था 1886 में, और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए थे उससे भी पहले 1897 में, नहीं बल्कि 1897 में इलेक्ट्रॉन और 1886 में प्रोटॉन डिस्कवर हुए, और 1932 तक ये समझा जाता था कि एटम के अंदर जस्ट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। लेकिन रदरफोर्ड ने फिर प्रिडिक्शन की थी 1920 में कि कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स भी होते हैं एटम के अंदर जिनका मैस प्रोटॉन के मैस के इक्वल होता है। ठीक है, वो न्यूट्रॉन को डिस्कवर तो नहीं कर सके थे रदरफोर्ड, लेकिन उन्होंने एक प्रिडिक्शन दी थी। और प्लम पुडिंग मॉडल जो है एटम का, प्लम पुडिंग मॉडल वो जे थॉमसन ने पेश किया था। उसने इस तरह बताया था कि जो एटम होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उसके अंदर जो है, जैसे हमारे पास जो है वो तरबूज होता है कि उसके बीज अंदर जो है होते हैं, तो इस तरह मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो बैलेंस हुए हुए होते हैं पूरे उसके सरफेस के ऊपर एटम के स्ट्रक्चर में। मीन के वाटरमेलन टाइप मॉडल दिया था जे थॉमसन ने। ठीक है, ये इतना फेमस नहीं है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स देखें तो चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन डिस्कवर किए थे 1932 में, नोबेल प्राइज़ भी मिला था चैडविक को फिज़िक्स में 1935।
चैडविक ने क्या किया था, बेरिलियम की शीट ली थी और उसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल के बम्बार्डमेंट करवाई थी। ये अल्फ़ा पार्टिकल कहाँ से लिए थे चैडविक ने, पोलोनियम जो है, पोलोनियम या रेडियम जो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं उनमें से अल्फ़ा पार्टिकल्स इमिट हो रहे होते हैं, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव हैं तो उनका जो न्यूक्लियस है वो डिसइंटीग्रेट करता है, वहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल इमिट होते हैं। यही वाले अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो लिए थे चैडविक ने और उनकी बम्बार्डमेंट करवाई बेरिलियम के ऊपर। जब बेरिलियम पे बम्बार्डमेंट करवाई तो बेरिलियम जो है वो आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव हो गया और वहाँ से जो है वो चेंज हुआ कार्बन में और वहाँ से कुछ जो है वो पार्टिकल्स निकले। उन पार्टिकल्स को जब डिटेक्टर पे देखा गया तो उन्होंने कोई जो है वो चार्ज, डिटेक्टर ने कोई चार्ज शो नहीं किया। तो इससे ये पता चला कि यहाँ से जो पार्टिकल्स इमिट हुए हैं बेरिलियम के न्यूक्लियस में से वो क्या हैं, वो न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो चैडविक थे उन्होंने आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को भी डिस्कवर किया था इस एक्सपेरिमेंट से, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं न्यूट्रॉन्स की। ये गैसेस को आयोनाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, जब फ्री न्यूट्रॉन डिके होता है तो ये चेंज होता है एक प्रोटॉन में, P1 एंड +1 मीन के 1 मैस है इसका और +1 जो है वो इसका चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन में चेंज होता है E0 एंड -1 मीन इलेक्ट्रॉन का जो मैस होता है ना बहुत कम होता है तो इसलिए हम 0 कंसिडर कर रहे हैं। और एक न्यूट्रिनो पार्टिकल में जब एक फ्री न्यूट्रॉन डिके करता है तो एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो में चेंज होता है। उसके बाद जी ये जो न्यूट्रॉन्स हैं ये हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स होते हैं और ये हाई स्पीड प्रोटॉन्स को पैराफिन, वाटर, पेपर, सेलुलोज वगैरह में से नॉकआउट कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा है NAA स्टैंड फॉर न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। ठीक है, अच्छा स्लो न्यूट्रॉन कौन से होते हैं, फास्ट न्यूट्रॉन कौन से होते हैं। स्लो न्यूट्रॉन्स होते हैं जी वो न्यूट्रॉन जिनकी एनर्जी लेस दैन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, उनको हम स्लो न्यूट्रॉन कहते हैं और ये फिशन रिएक्शन के लिए इफेक्टिव होते हैं। और फास्ट न्यूट्रॉन्स वो होते हैं जिनकी एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन या इससे ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसके अलावा न्यूट्रॉन्स के यूजेस देखें तो इनसे न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाए जा सकते हैं न्यूट्रॉन से। जैसे न्यूट्रॉन की अगर नाइट्रोजन के ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाएं तो वहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स इजेक्ट करवाए जा सकते हैं नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में से और ये नाइट्रोजन चेंज हो जाएगा बोरॉन में। ठीक है, और अगर कॉपर के ऊपर बम्बार्डमेंट करवाते हैं न्यूट्रॉन्स की, स्लो न्यूट्रॉन्स की, तो कॉपर जो है वो चेंज हो जाता है कॉपर के दूसरे आइसोटॉप में। ये कॉपर 65 था, ये चेंज हो जाएगा कॉपर 66 में। यहाँ से गैमा रेज ने इमिट होना है। कॉपर 66 जो है ये अनस्टेबल है, ये फिर चेंज होगा जिंक 66 में और साथ में जो है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब यहाँ से आप देखें कि कॉपर 66 29 था, जिंक जो है 66 30 है और साथ में एक इलेक्ट्रॉन खारिज हुआ है। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है कॉपर का 29 था, जिंक का 30 है, एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज़ कर गया है और एक इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से निकल रहा है। तो यहाँ से हमें क्या समझ आ रही है, हमें ये पता चल रहा है कि कॉपर के न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन गया था वही न्यूट्रॉन उसने डिके किया है यहाँ पे और जब वो टूटा है तो उसने बनाया है एक इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ से खारिज हो गया और उसने एक प्रोटॉन बनाया। वो प्रोटॉन जो है एटॉमिक नंबर में भी ऐड होता है ना। एटॉमिक नंबर को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो होते हैं उन्हीं को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो एक प्रोटॉन वो यहाँ पे हमने ऐड किया तो 29 से हो गया यहाँ पे 30 और वही प्रोटॉन जो है अब यहाँ पे एक न्यूट्रॉन डिके किया था। न्यूट्रॉन ये जो ऊपर मैस नंबर लिखा हुआ है 66 ये चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैस नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो एक न्यूट्रॉन टूटा, ठीक है, न्यूट्रॉन मीन के ख़त्म हो गया तो उसकी जगह पे वही एक प्रोटॉन आ गया तो वो बैलेंस में रहा जो एटॉमिक मैस था, लेकिन एटॉमिक नंबर एक बढ़ गया क्योंकि यहाँ पे एक प्रोटॉन इंक्रीज़ हो रहा है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर ना क्लियर हुआ करे तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ लिया करें। अच्छा जी, नेक्स्ट है बायोलॉजिकल एक्टिव होते हैं, बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं न्यूट्रॉन। यूज़ फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, न्यूट्रॉन्स को कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, अच्छा जी यहाँ पे हमारा न्यूट्रॉन वाला टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है ये किसने हमें कैलकुलेट करके बताया था, R.A. मिल्कन थे। उन्होंने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है, ऑयल ड्रॉप मेथड से इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को मेजर किया था 1909 में और उन्होंने जो है वो एक मेटालिक बॉक्स लिया था, उसमें जो है एक यहाँ पे प्लेट लगाई थी, पॉजिटिव प्लेट, उसमें एक सुराख था। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव प्लेट नीचे लगाई थी और ये पॉजिटिव प्लेट थी, बैटरी के साथ कनेक्ट किया था। यहाँ पे जो है एक एटोमाइज़र लगाया था, ठीक है, जिससे जो है ऑयल के ड्रॉपलेट्स को अंदर स्प्रे किया था उसने और फिर वो ड्रॉपलेट्स जो है इस सुराख में से गुजर के नीचे आ गया था जो ड्रॉपलेट, उस ड्रॉपलेट को उसने ऑब्जर्व किया था। ठीक है, उस ड्रॉपलेट को जब उसने ऑब्जर्व किया था तो पहले उसकी डाउनवर्ड वेलोसिटी उसने हमें बताई थी V1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mg, जो कि मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी है। मीन के जो डाउनवर्ड वेलोसिटी है उसको V1 कहा और डाउनवर्ड वेलोसिटी जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस ऑयल ड्रॉपलेट की मैस और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की। और फिर जो है उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को जब यहाँ पे अप्लाई किया, मीन कि ये पॉजिटिव प्लेट है ये नेगेटिव प्लेट है, तो यहाँ पे जब उसने हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो उसने ये देखा कि जो
कुछ इस तरह से एडजस्ट किया इलेक्ट्रिक फील्ड को उसने कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वो जो मैस और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है उससे ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि ड्रॉपलेट जो है वो यहाँ पे सस्पेंड होकर रह गया, लटक के रह गया दरमियान में ना। वो पहले वो ऊपर की तरफ मूव किया उसने पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और फिर जो है उसने वहाँ पे उसको एक जगह पे रोका और फिर उस पर जो है वो सारी उसकी जो ऑब्जर्वेशन थी उसके अकॉर्डिंग जो है उसने वो चार्ज मेजर किया। तो दूसरी इक्वेशन जो V2 थी, वेलोसिटी जो अपवर्ड वेलोसिटी थी उस ड्रॉपलेट की, वो जी उसने बताई V2 इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू E माइनस एम जी। ई जो है कैपिटल ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्मॉल ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, और एम जो है मैस है उसका इलेक्ट्रॉन का, और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट था जो उसने किया था। फिर उसने दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया, इक्वेशंस को डिवाइड करके यहाँ पे ये हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशंस आ गई। अच्छा, इसमें अगर हमारे पास बाकी सारी वैल्यूज़ हमें पता हों वो हम यहाँ पे पुट करें तो हम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। और चार्ज हमें मिल्टन ने बताया था 1.59 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम्स। ये बेसिकली आपने ये वैल्यू याद कर लेनी है, या फिर इसका कोई मल्टीपल हो सकता है। मीन कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर चार्ज होगा 1.59 इंटू 10 पावर माइनस 19, और अगर एक से ज़्यादा हैं तो फिर वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू को जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनके साथ, ठीक है। बाद में जो मॉडर्न रिसर्चेज हैं उनसे ये पता चला कि जो चार्ज होता है ना इलेक्ट्रॉन पे वो होता है 1.6022 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम्स। मीन के जो मिल्टन की वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा क्लोज है टू मॉडर्न वैल्यू। उसके बाद जी मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो चार्ज टू मैस रेशो तो हमें जे थॉमसन ने बता दी थी ना पहले, 1.7588 इंटू 10 पावर 11 कूलम पर केजी, ये है E/m वैल्यू। और जो चार्ज है वो हमें मिल्टन ने बता दिया, ठीक है। इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करें, आप चार्ज को दूसरी तरफ ले जाएं, बल्कि 1.7588 और m को रिप्लेस कर दें, मतलब इनकी जगह को, तो आपके पास ये इस तरह होगा कि m इस साइड पे आ जाएगा, E/1.758 इंटू 10 पावर 11 आ जाएगा। अब चार्ज की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की 1.6022 10 पावर माइनस 19 कूलम डिवाइडेड बाय 1.7588 इंटू 10 पावर 11 कूलम पर केजी। तो यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाता है 9.1096 इंटू 10 पावर माइनस 31 केजी। ये एक इलेक्ट्रॉन का मैस होता है। ये वैल्यू भी आप लोगों ने ज़ुबानी याद कर लेनी है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रदरफोर्ड्स मॉडल, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। रदरफोर्ड का मॉडल 1911 में एक थिन गोल्ड की फॉइल ली थी रदरफोर्ड ने, उसकी थिकनेस थी तकरीबन 0.00004 सेंटीमीटर, 0.404 सेंटीमीटर थिक एक गोल्ड की फॉइल ली थी, और हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई थी उसके ऊपर, और फिर जो है जिंक सल्फाइड ऊपर आगे यूज़ की हुई थी एक प्लेट जिंक सल्फाइड की। वो जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो गोल्ड फॉइल के अंदर से गुजर के या उसमें से जैसे भी उनकी जो भी मूवमेंट थी उसको डिटेक्ट किया जिंक सल्फाइड की प्लेट के ज़रिए, और उस कंक्लूजन जो निकाला था वहाँ से रदरफोर्ड ने, उसने हमें बताया था कि एटम का प्लानिटरी मॉडल होता है, ठीक है। एटम का प्लानिटरी मॉडल मीन के जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, इस तरह का उसने मॉडल पेश किया। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बैलेंस हुई होती है बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मीन के जब कोई भी बॉडी जो है वो सर्कुलर वे में मूव कर रही होती है ना इस तरह, तो उसके ऊपर दो फोर्सेज लग रही होती हैं, एक फोर्स आउटवर्ड लग रही होती है और एक इनवर्ड लग रही होती है। तो उसने हमें ये बताया कि ये जो आउटवर्ड फोर्स है इसको बैलेंस करने वाली फोर्स, ये आउटवर्ड फोर्स जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह रहे हैं, इसको कौन सी फोर्स बैलेंस कर रही है? जो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो जो अंदर की तरफ फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव वाला चार्ज जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये दोनों फोर्सेज जो है इक्वल हो जाती हैं, जब बैलेंस हो जाती हैं तो तब जो है वो इलेक्ट्रॉन इस तरह घूमता रहता है। लेकिन डिफेक्ट्स क्या थे रदरफोर्ड के मॉडल में? रदरफोर्ड का मॉडल जिन लॉज पे बेस करता है वो हैं ग्रेविटेशनल लॉज और मोशन के लॉज हैं, और जो कि न्यूट्रल बॉडीज़ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, चार्ज्ड बॉडीज़ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा ये डिफेक्ट हो गया। इसके अलावा रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन मस्ट इमिट एनर्जी कॉन्टीन्यूसली एंड एटम कोलैप्स। अच्छा, जिस तरह का मॉडल बताया था ना मेरे रदरफोर्ड ने, उसके अकॉर्डिंग तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को एनर्जी इमिट करनी चाहिए, और एटलीस्ट जो है वो जाके आखिर में जो है वो जाके किस में गिर जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, और न्यूक्लियस वो जो हमारा एटम का सारा स्ट्रक्चर है वो तबाह हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। तो ये चीज़ भी नहीं एक्सप्लेन की थी रदरफोर्ड ने। इसके अलावा रदरफोर्ड का जो मॉडल है उससे हमें ये पता चलता है कि जो एटम है उसका स्पेक्ट्रम हमें मिलना चाहिए कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम, लेकिन असल में कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं होता, एटम का लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो ये डिफेक्ट थे रदरफोर्ड के मॉडल में। उसके बाद जो है हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की बात करें तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी 1900 में मैक्स प्लैंक ने जो थ्योरी पेश की थी, उन्होंने कहा था कि एनर्जी या लाइट जो है वो ट्रैवल करती है डिसकॉन्टीन्यूसली।
ठीक है। मीन की एनर्जी या लाइट जो है वो कंटिन्यूसली मूव नहीं करती, बल्कि पैकेट्स की फॉर्म में मूव करती है, टीनी पैकेट्स की फॉर्म में, जिन्हें क्वांटा कहते हैं, और सिंगल को क्वांटम कहेंगे, और होल नंबर की फॉर्म में ये होते हैं। और लाइट के केस में हम उन क्वांटम को फोटोन कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे रिलेशंस हैं, वो आप लोगों ने ज़बानी याद कर लेने हैं। यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू याद करनी है। ई इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इज़ इक्वल टू एच वी आ जाएगा यहाँ पे। और इसमें जो एच है वो आपके पास है प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.625 इंटू 10⁻³ जूल सेकंड। इसकी वैल्यू को ज़बानी याद कर लें। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे आपको चार्ज बताया हुआ है, मैस इन केजी बताया हुआ है, मैस इन एएमयू, चार्ज, और फिर डिस्कवरी बताई हुई है। ठीक है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, इनके ऊपर जो इनके मैसेज हैं, इलेक्ट्रॉन के मैस 9.108 इंटू 10⁻11 kg, प्रोटॉन का 1.672 इंटू 10⁻27 kg, और न्यूट्रॉन का भी तकरीबन इतना ही होता है। एएमयू में भी वैल्यूज़ लाजमी आप लोगों ने याद करनी है। इलेक्ट्रॉन का मैस होता है 0.00543 एएमयू, और प्रोटॉन का 1.005 एएमयू, और न्यूट्रॉन का 1.005 एएमयू। मीन के तकरीबन इक्वल है दोनों का। चार्ज की बात करें तो 1.6022 इंटू 10⁻19 कूलम जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। प्रोटॉन का भी उतना ही होता है, लेकिन साइन उनका चेंज होगा। मीन के इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज। और जो न्यूट्रॉन होते हैं उन पे कोई चार्ज नहीं होते। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए थे जे थॉमसन ने, प्रोटॉन डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने। उसके बाद जी नेक्स्ट देखें हम, तो नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ़ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन थी। यूनिट जो होता है फ्रीक्वेंसी का साइकिल्स पर सेकंड, और पर सेकंड हो सकता है या फिर हर्ट्ज़ हो सकता है। ये तीनों यूनिट्स जो हैं फ्रीक्वेंसी के आप लोगों ने याद रखने। उसके बाद लैम्डा क्या है? ये है जी हमारे पास वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ्स इज़ कॉल्ड वेवलेंथ। मीन कि हमारे पास एक वेव होती है इस तरह, तो इसमें जो है ये क्रस्ट या ट्रफ्स, दो एडजेसेंट क्रस्ट के दरमियान या फिर दो एडजेसेंट ट्रफ्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, इसको हम लैम्डा से शो करते हैं, इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वेवलेंथ वर्सेस फ्रीक्वेंसी। सी इज़ इक्वल टू म्यू लैम्डा। सी इज़ वेलोसिटी ऑफ द लाइट, इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। 1 आंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻10 मीटर के इक्वल होता है। 1 नैनोमीटर 10⁻19 मीटर के इक्वल होता है। सॉरी 9 मीटर के, 10⁻9 मीटर के। 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर के इक्वल होता है। अच्छा, इज़ इक्वल टू एच म्यू इज़ इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। अब यहाँ पे इसको रीअरेंज करें, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, और म्यू इज़ इक्वल टू सी ओवर लैम्डा होता है। लैम्डा इज इक्वल टू 1/v बार। अब ये वेवलेंथ और वेव नंबर का रिलेशन है। ये सारे रिलेशंस आप लोगों ने याद रखने हैं कि एनर्जी का किसके साथ कौन सा रिलेशन है। बेसिकली आपने जो याद रखना है वो ये कि एनर्जी का स्पीड ऑफ लाइट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, वेव नंबर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और यहाँ पे आप देखें तो वेवलेंथ के साथ इन्वर्स रिलेशन है। मीन के वो वाली वेव्स जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उनकी एनर्जी कम होती है, और वो वेव्स जिनकी वेवलेंथ कम होती है उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। इन्वर्स रिलेशन है इनका। ठीक है। उसके बाद जी ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया था बोहर ने अपने मॉडल में, यही जो हमने ऊपर सारी बातें की। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास है बोहर का एटॉमिक मॉडल 1913 में प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को यूज़ करते हुए। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग एटॉमिक मॉडल पेश किया था बोहर ने, और स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को एक्सप्लेन किया था। मीन कि ये दो बातें मेन जो हैं वो एक्सप्लेन की थी बोहर ने। और बोहर ने ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट दिया था। मीन कि ये फिक्स्ड एनर्जी होती है इनकी, और क्वांटम नंबर भी फिक्स्ड होता है। ऑर्बिट या शेल हम कह सकते हैं इसको, और इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। डेल इज इक्वल टू एच वी इज इक्वल टू E2 - E1, ये एनर्जी का डिफरेंस बताया। और फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम बताया था हमें, mvr इज इक्वल टू NH/2π। ये वाला फार्मूला जो है एंगुलर मोमेंटम वाला भी अच्छी तरह याद कर लें। इसके अलावा वैक्यूम परमिटिविटी की वैल्यू यहाँ से याद करें। एप्सिलॉन नॉट जो है ये वैक्यूम परमिटिविटी है, और इसकी वैल्यू है 8.84 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर जूल पर मोल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया नेक्स्ट जी, यहाँ पे जो है वो काफ़ी मैंने कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें लिख दी हैं। यहाँ से बेसिकली आप लोगों ने जो फार्मूले याद रखने हैं, एक तो वेलोसिटी के स्क्वायर का आर रेडियस के साथ रिलेशन देखें तो इन्वर्स रिलेशन है। एक ये वाला रिलेशन याद रखें, आर की ये वाली वैल्यू याद रखें। अगर ये आपको याद नहीं भी होती तो आपने सिंपली जो है वो ये याद रख लेना है कि RN इज़ इक्वल टू N²/Z, ये याद रखें एक। मीन कि ये वाला फार्मूला जो साइड पे लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरा आप ये याद रखें कि RN मीन के रेडियस, किसी भी शेल का जो रेडियस है वो इक्वल होता है 0.529 × N²,
ठीक है, ये याद रखें, ये वाले फार्मूले याद रख लें। किसी भी शेल का रेडियस फाइंड करना होगा हमने तो 0.529 मल्टीप्लाई एन स्क्वायर मीन के उस शेल का नंबर और उसका स्क्वायर लेके फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उस स्पेसिफिक शेल का रेडियस निकल आएगा, जो कि सिंपल जो अगर हमारे पास न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन कोई आ जाता है पेपर में तो इससे आप फाइंड कर सकते हैं वैल्यू। इसके अलावा आप लोग यहाँ से इक्वेशन याद रखेंगे जी, एक तो किसी कांस्टेंट की वैल्यू वगैरह हो, ये आर की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी हुई भी है ये वाली, ठीक है, ये जो क्लोज़ किया हुआ है इसको ब्लैक बॉक्स में, ये वाली वैल्यू याद रखें। इसके अलावा ये याद रखें कि R2 माइनस R1 का जो डिफरेंस है वो लेस होता है देन R3 माइनस R2 एंड देन R4 माइनस R3 एंड अप टू सो ऑन। अच्छा, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो सेंटर में न्यूक्लियस होगा, फिर पहला शेल होगा, ठीक है, फिर दूसरा शेल होगा, फिर तीसरा शेल होगा, फिर चौथा शेल होगा। तो ये R2 माइनस R1, R3 माइनस R2, R4 माइनस R3, ये हमें क्या पता चल रहा है कि क्या क्यों ऑर्डर लिखा हुआ है हमने। इससे हमें ये पता चलता है स्टूडेंट्स कि जो पहला शेल है वो न्यूक्लियस से जितना दूर होता है ना, दूसरा शेल उससे ज़्यादा दूर होता है, मीन कि इन दोनों के दरमियान जो फासला है और नेक्स्ट टू के दरमियान जो फासला है वो इक्वल नहीं होता, ठीक है। फर्स्ट टू शेल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम होगा, सेकंड टू शेल्स के दरमियान डिस्टेंस उससे ज़्यादा, फिर नेक्स्ट ये डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ करता चला जाता है। यहाँ पे यही वाली बात एक्सप्लेन की हुई है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्बिट्स जो हैं वो 4, 9 और 16 टाइम्स अवे होते हैं फ्रॉम न्यूक्लियस। ये वाली बात हमें यहाँ से भी समझ आ रही है। ये रेडियस का जो है ना शेल नंबर उसके स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो मीन कि जितना शेल नंबर इंक्रीज़ करता जाएगा रेडियस उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ करता जाएगा, जो ऑर्बिट्स हैं उतने ही न्यूक्लियस से दूर चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज़ कुछ मैंने कैलकुलेट की हुई भी हैं, ये साइड पे आप लोग देखें। तो फर्स्ट शेल के लिए जो रेडियस की वैल्यू है ये है। सेकंड के लिए आपके पास जो है वो 2.1 आ गई, फर्स्ट के लिए 0.5 थी, सेकंड के लिए 2.1, थर्ड के लिए जो है वो 4 पॉइंट। अगर आप ये सिंपली देखें ना कि 2 का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे फिर नेक्स्ट 4 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आपके पास सेकंड, थर्ड और फोर्थ शेल के लिए 4, 9 और 16 टाइम्स जो है वो दूर हो जाते हैं न्यूक्लियस से शेल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एनर्जी वाली इक्वेशन में से आपने याद करनी है जी, ये वाला फार्मूला याद करना है, E इज़ इक्वल टू माइनस जी स्क्वायर, बल्कि इसको भी ना करें, ये सिंपली ये वाला फार्मूला लिखें, याद करें, ई एन इज़ इक्वल टू माइनस 13.31 और एन स्क्वायर के इन्वर्सली रिलेटेड है। एनर्जी जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के स्क्वायर के डायरेक्टली रिलेटेड, इन्वर्सली रिलेटेड है। एनर्जी का ऑर्बिट नंबर के साथ इन्वर्स रिलेशन है और ये वैल्यू याद रखें माइनस के साथ। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट पेज पे अगर हम आ जाएं, यहाँ पे डिफरेंट ऑर्बिट्स के लिए एनर्जी फाइंड की हुई है। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए आपके पास -13.31, सेकंड के लिए जो है वो ये वाली वैल्यू है -328, थर्ड के लिए आपके पास -145.92 किलो जूल पर मोल, और इनफाइनाइट ऑर्बिट के लिए जो है वो 0 आ रही है वैल्यू। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यूज़ को देखें और कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि जो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है -13.31 वो कम है, सेकंड वाली उससे ज़्यादा, थर्ड वाली उससे ज़्यादा, मीन के न्यूक्लियस से जैसे हम दूर जाते हैं, ये न्यूक्लियस है, फिर पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से हम दूर जाते हैं तो एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है। फर्स्ट शेल की एनर्जी सबसे कम होगी, सेकंड वाले की उससे ज़्यादा, थर्ड वाले की उससे ज़्यादा, फोर्थ वाले की उससे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1313 है ना, तो माइनस के साइन के साथ है, फिर 328 माइनस के साइन के साथ, फिर 145 माइनस के साइन के साथ, तो माइनस के साइन के साथ वैल्यू कम हो रही है, तो इट्स मीन एक्चुअली वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। और अगर हमने आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी होती है ना किसी भी एटम की, तो हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी वाली जो ऑर्बिट की एनर्जी है उसमें से फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी को निकाल दें, मीन के हमने बेसिकली इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से फ्री करना होता है। तो यहाँ पे इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लें तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी आ जाती है, और इनफाइनाइट जो था हमारे पास ऑर्बिट था उसकी जो वैल्यू थी वो आपके पास एनर्जी की 0 थी, -13.31, तो ये आपके पास आ जाता है +13.31 किलो जूल पर मोल, जो कि हाइड्रोजन की क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी है, और ये एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव की जा चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये समझ आएगी कि E2 - E1 इज़ ग्रेटर दैन E3 - E2 इज़ ग्रेटर दैन E4 - E3। क्या समझ आ रही है ये आप लोग मुझे बताएंगे। जैसे रेडियस वाले में डिफरेंस बताया था उसी तरह एनर्जी वाले में, लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस है ये आप लोग खुद सोचेंगे, ठीक है, और मुझे बताएंगे भी सही कि क्या डिफरेंस है। यहाँ पे नेक्स्ट देखें जी, स्पेक्ट्रम अ विजुअल डिस्प्ले और डिस्पर्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वाइट लाइट व्हेन इट इज़ पासेस थ्रू प्रिज्म। वाइट लाइट को जब हम प्रिज्म में से गुजारते हैं तो वो अपने कंपोनेंट कलर्स में चेंज हो जाती है। इसको वो जो हमारे पास एक
एक कलरफुल जो है वो बैंड्स आ जाते हैं डिफरेंट कलर्स के, या जैसे आप रेनबो देखते हैं बारिश के बाद आसमान पे, तो उसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, वो जो रंगों की एक पट्टी होती है। अच्छा, प्रिज्म भी आप लोगों ने देखा होगा। प्रिज्म में से जब वाइट लाइट को गुजारते हैं, जब हम लोग मैट्रिक में होते थे तो हमें टीचर्स जो है वो दिखाते थे, और ये एक्सपेरिमेंट हम लोग खुद भी करते थे कि वो एक प्यारी सी जो है वो रंगों की पट्टी आ जाती है, उसी को बेसिकली जो है हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये विजुअल डिस्प्ले होता है या डिस्पर्शन होती है वाइट लाइट की इनटू इट्स कंपोनेंट्स। डिग्री ऑफ बेंडिंग, अब जो वाइट लाइट जो होती है वो कंपोनेंट में चेंज हो रही होती है ना, तो वो जो डिफरेंट कलर्स हमें नज़र आ रहे होते हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट होती है, ठीक है। तो वेवलेंथ जो डिफरेंट वेवलेंथ है, मीन की जो लाइट की वेवलेंथ है उसकी डिग्री ऑफ बेंडिंग, मतलब कौन सी लाइट ज़्यादा बेंड करेगी कौन सी कम बेंड करेगी, ये किस पे डिपेंड करता है। डिग्री ऑफ बेंडिंग जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये वाला आप लोगों ने रिलेशन याद रखना है। उसके बाद जी नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पे 7 रीजन्स बताए हुए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के 7 रीजन्स बताए हुए हैं, और उनमें से एक विजिबल रीजन होता है, ठीक है। 7 रीजन्स कौन से हैं, इनको आप लोग इस तरह याद रखें। गोल्डन रमी वॉक्स गोल्डन कॉपी, ठीक है, ये एक निमोनिक है, इसको याद कर लें। और ये रमी से ये आर रेडियो वेव, ठीक है। फिर एम माइक्रोवेव, रमी आई जो है RMI हो गया ना, रमी यहाँ पे मैंने लिखा है RMI, तो रमी के लिए इंफ्रारेड आ जाएगा थर्ड, RMI हो गया। VUX वॉक्स याद करें, V से विजिबल, I स्टैंड फॉर अल्ट्रावायलेट एंड X स्टैंड फॉर एक्स रेज, ठीक है। और उसके बाद जी नेक्स्ट आ जाता है गोल्डन गैमा रेज, और कॉपी कॉस्मिक रेज। ये वाला जो है आपको याद हो जाएगा ना निमोनिक, तो इससे जो है ना वो आपको सीक्वेंस याद रहेगा। आप अगर MCQs में किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी या वेवलेंथ का कंपैरिजन पूछ लिया जाता है कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है, वेवलेंथ ज़्यादा है या एनर्जी कम है, वेवलेंथ कम है, तो आप लोग इस सीक्वेंस को अपने माइंड में रिवाइज करते हुए इजीली वहाँ पे आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा और अगर एक्सप्लेन कर दूँ तो आप देखें कि हमारे पास इस तरह से एक वेव जा रही है, और ये जाते जाते जो है ना इस तरह हो गई है कि बिल्कुल भी इसकी जो वेवलेंथ है वो कम हो गई है, ठीक है, इस तरह। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि रमी वॉक्स वाला जो सीक्वेंस है इसमें जो रेडियो वेव्स हैं ना उनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, और एनर्जी सबसे कम होती है। ये इनकी वेवलेंथ आप लोग देखें ना, 2 एडजेसेंट क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस देख लें, तो ये इनकी वेवलेंथ जो है वो क्या है, वो सबसे ज़्यादा है, एनर्जी इनकी सबसे कम होगी, और सीक्वेंस जो है इसी में चलते जाएंगे दूसरी तरफ। तो जब हम मूव करते हैं इस साइड पे तो एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती है, और जब हम इस साइड पे मूव करते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज़ होती है। मैंने कुछ इस तरह से बनाया था कि यहाँ पे वेवलेंथ मैंने ज़्यादा बनाई थी, इस साइड पे जाते जाते जो है वो वेवलेंथ कम होते होते बिल्कुल ही कम हो गई थी, ठीक है। तो वो वाली वेव्स जिनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है उनकी वेवलेंथ सबसे कम, और जिनकी एनर्जी सबसे कम है उनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा। इस सीक्वेंस को याद रखें, इससे एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन याद रखें। टोटल जो स्पेक्ट्रल रीजन्स हैं वो 8 हैं, और इसके अलावा यहाँ पे ऊपर मैंने लिखा हुआ था, यहाँ पे कुछ निमोनिक्स थे। ये जो विजिबल रीजन है ना, इसको फर्दर इसकी लाइट्स को यहाँ पे ओपन करके लिखा हुआ है, उनकी जो है ना वो रेंज भी बताई हुई है आपको। ये यहाँ पे आप देखें तो रोएगा भाई R रेड, O ऑरेंज, Y येलो, ये कोई और भी निमोनिक यकीनन आप लोगों ने याद किया होगा, G ग्रीन, और ब्लू भाई, और फिर जो है व्या, ये लफ्ज़ लिखा हुआ है एक, और इसके लिए वायलेट के लिए यूज़ हो रहा है ये। और फिर उसके बाद जी हमारे पास नियर वाला रीजन आ जाता है, फिर जो है वो नियर इंफ्रारेड, और नहीं नियर अल्ट्रावायलेट और फार अल्ट्रावायलेट वाला आ जाता है, तो उसमें हमारे पास नू और फिर जो है वो यूज़ कर लेंगे आप, नू और फिर नियर और फार के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला सीक्वेंस भी आपको याद रह जाएगा कि किस तरह जो है वो, इस तरह सीक्वेंस याद रह जाएगा आपको। जैसे आप देखें रेड वाले की जो है वो 800, देन ऑरेंज 620, येलो 600, ग्रीन 550, ब्लू 480, ये यहाँ पे ऊपर मैंने मेंशन की हुई हैं वैल्यूज़। ये इनको रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप लोग सीक्वेंस याद रखें ताकि आप लोग जो है कंपेयर कर सकें इनको आपस में। नेक्स्ट जी टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम देखें तो स्पेक्ट्रम हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक होता है जी कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है लाइन स्पेक्ट्रम। इनके डिफरेंसेस देखें तो बाउंड्री जो है इसमें कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम में जो कलर्स हैं वो एक दूसरे के साथ डिफ्यूज़ हुए हुए होते हैं कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती, जैसे हमारे पास रेनबो एग्जांपल है इसकी। और लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें बैंड्स होते हैं और लाइंस होती हैं, बैंड्स एंड लाइंस आर
सेपरेटेड, या तो डार्क बैंड्स होंगे और लाइट लाइंस होंगी, या फिर लाइट बैंड्स होंगे और डार्क लाइंस होंगी, ठीक है। डिपेंड करता है कि फिर हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम में फर्दर 2 टाइप्स आ जाती हैं ना, एक एमिशन स्पेक्ट्रम आ जाता है, एक एब्जॉर्प्शन आ जाता है। अगर एमिशन होगा तो लाइंस जो हैं वो ब्राइट होंगी, अगर एब्जॉर्प्शन होगा तो लाइंस जो होंगी वो डार्क होंगी, ठीक है। सेकंड डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी का। ईच कलर हैज़ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इस केस में लाइन स्पेक्ट्रम में हमारे पास हर जो लाइन होती है उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। करेक्टरिस्टिक है ये बल्क ऑफ मैटर की या मॉलिक्यूल्स की कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम, और लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो एटम्स की करेक्टरिस्टिक्स है। प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग पॉलीक्रोमेटिक लाइट थ्रू प्रिज्म, और इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग अ सब्सटेंस और पासिंग पॉलीक्रोमेटिक लाइट थ्रू अ सब्सटेंस एंड देन पासिंग रेडिएशन थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है। ये इनके डिफरेंसेस हो गए। फिर हम टाइप्स देखते हैं, तो इसकी जस्ट एक ही टाइप है कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम की, और जो लाइन स्पेक्ट्रम है उसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक एमिशन स्पेक्ट्रम है, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। एग्जांपल देखें तो रेनबो की एग्जांपल आ जाती है कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम में। लाइन स्पेक्ट्रम में हमारे पास बाल्मर सीरीज़ ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की एग्जांपल आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जी देखें टाइप्स ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम देखें तो एक एमिशन स्पेक्ट्रम है, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। एमिशन स्पेक्ट्रम ब्राइट लाइन्स डार्क बैंड्स होंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डार्क लाइन्स ब्राइट बैंड्स होते हैं। ब्राइट लाइंस क्यों है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वो स्पेसिफिक वेवलेंथ की जो है वो रेडिएशंस को इमिट कर रहा होता है मैटर, तो इस वजह से ब्राइट लाइंस आती हैं। और यहाँ पे वही वाली वेवलेंथ या वही वाली जो है एक स्पेसिफिक लाइट जो है अब्जॉर्ब हो रही होती है, तो डार्क लाइंस आ जाती हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के केस में। फॉर्म्ड सब्सटेंस इन एक्साइटेड स्टेट, ये किस तरह बनता है, जब कोई सब्सटेंस एक्साइटेड स्टेट में होता है तो मिशन स्पेक्ट्रम बनता है, और जब कोई सब्सटेंस जो है वो अनएक्साइटेड स्टेट में होता है तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनता है। वेपर स्टेट में हो सकता है कोई सब्सटेंस इमिशन स्पेक्ट्रम के केस में, और ट्रांसपेरेंट ग्लास लिक्विड या सॉलिड स्टेट में हो सकता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के केस में। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं फ्रॉम हाई टू लोअर एनर्जी, तो वो क्या करेंगे, एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, ये इमिशन स्पेक्ट्रम का केस है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर ऑर्बिट जो एनर्जी लेवल में जंप करेंगे तो यहाँ पे एनर्जी जो है ऑब्जॉर्ब होगी, ठीक है। 2 येलो लाइंस जो है वो हमें नज़र आती हैं, जो कि सेपरेट हुई होती हैं डार्क बैंड से। सोडियम के स्पेक्ट्रम में अगर हम देखें तो ये उसका हो जाता है जी इमिशन स्पेक्ट्रम, और सोडियम का अगर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखें तो वही 2 डार्क लाइंस होंगी और ब्राइट बैंड्स होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोजन, नंबर ऑफ डिफरेंट कलर लाइंस सेपरेटेड बाय डेफिनेट डिस्टेंसेस। हाइड्रोजन के केस में जो है वो काफ़ी सारी लाइंस होती हैं और वो उनके दरमियान कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस होता है, और डार्क लाइंस और ब्राइट बैंड्स ये हमने पहले देख लिया एब्जॉर्प्शन के केस में। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अगर वेवलेंथ कम होती है तो डिस्टेंस कम होगा आफ्टर स्पेसिफिक। अच्छा, वेवलेंथ कम होती जाएगी तो डिस्टेंस भी लाइंस के दरमियान कम होता जाएगा, और कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ के बाद जो है वो स्पेक्ट्रम जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम से कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम में चेंज हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन को अगर हम फिल करते हैं, ये नेक्स्ट पॉइंट है कि हाइड्रोजन को अगर हम गैस डिस्चार्ज ट्यूब में फिल करें लो प्रेशर पे तो ब्लूइश कलर की लाइट वहाँ से इमिट होती है। और जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है उसमें मैनी लाइंस होती हैं, उनको स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं। उनको क्लासीफाई करते हैं 5 ग्रुप्स में। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में जो बहुत सी लाइंस हमें नज़र आती हैं उनको हम 5 ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं। उन 5 ग्रुप्स को स्पेक्ट्रल सीरीज़ कहते हैं, और वो स्पेक्ट्रल सीरीज़ आप किस तरह याद रखेंगे, ये आप लोग एक सेंटेंस याद रख लें। यहाँ पे ये लिखा हुआ है जी, लेज़ी बॉय पास्ट बोर्ड पेपर, ठीक है। लेज़ी बॉय पास्ट बोर्ड पेपर याद कर लें आप लोग, और एक यूवी याद कर लें, UVI, लेज़ी बॉय पास्ट बोर्ड पेपर। ये जो 5 ग्रुप्स हैं ना स्पेक्ट्रल सीरीज़ जो हैं 5, उसमें हमारे पास लेज़ी से लाइमन सीरीज़, बॉय से बाल्मर सीरीज़, पास्ट से पास्टन सीरीज़, बोर्ड से ब्रैकेट सीरीज़, और पेपर से पीफंड सीरीज़, ठीक है। तो ये सारे ग्रुप्स के आपको नेम याद हो जाएंगे, इनका सीक्वेंस भी याद हो जाएगा। और UVI और आई का बेशक UVI करके आई का आप जो है वो क्यूब कर लें, ठीक है। तो इस तरह आपको याद रहेगा कि जो फर्स्ट था लाइमन सीरीज़ जो है वो उसका रीजन क्या होता है, अल्ट्रावायलेट मतलब U से, ठीक है। और फिर दूसरा है V है हमारे पास, तो बाल्मर सीरीज़ के लिए विजिबल रीजन होता है। और जो हमारे पास थर्ड है पास्टन सीरीज़, वो इंफ्रारेड रीजन में लाई करते हैं। अब यहाँ पे इसका थ्राइस लिखने का मतलब क्या था कि नेक्स्ट 3 जो हैं वो इंफ्रारेड रीजन में लाई करते हैं। तो इस तरह आपको ये याद रह जाएगा, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इसमें मैंने ये सारी यही बातें लिखी हैं। लाइमन सीरीज़ UV रीजन, बाल्मर सीरीज़ विजिबल रीजन, पास्टन सीरीज़ IR रीजन, ब्रैकेट सीरीज़ IR रीजन, एंड पीफंड सीरीज़ IR रीजन। अब ये हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती कैसे हैं कि इस तरह से स्पेक्ट्रम होता है ना हाइड्रोजन का, तो आप यूँ समझ लें कि ये आपके पास जी यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। अगर ये फर्स्ट शेल है हाइड्रोजन का, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, और ये फोर्थ शेल है, और फिर ये 5 शेल है, ठीक है। कोई भी
इलेक्ट्रॉन जब किसी भी हायर शेल से मीन के फर्स्ट शेल में जंप करेगा, सेकंड से फर्स्ट में शेल में जंप करे, थर्ड से फर्स्ट में जंप करे, फोर्थ से फर्स्ट में जंप करे, तो जब वो जंप करेगा तो वो क्या करेगा, हायर से लोअर में आ रहा है ना, तो वहाँ पे वो एनर्जी को इमिट करेगा, रिलीज़ करेगा। तो स्पेक्ट्रम में जो है ना वहाँ पे हमें एक लाइन नज़र आएगी, सेकंड से फर्स्ट में आने वाली भी एक लाइन होगी, थर्ड से फर्स्ट में आने वाली, फोर्थ से फर्स्ट में आने वाली और फिफ्थ से फर्स्ट में आने वाली। वो जो लाइन्स की एक सीरीज़ नज़र आ जाती है ना हमें, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी हायर ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में आ रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है। तो वहाँ पे जो आपको एक सीरीज़ नज़र आ रही है, वो स्पेक्ट्रम में जो सीरीज़ है उसी को हम कह रहे हैं फर्स्ट सीरीज़, मतलब लाइमन सीरीज़। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन अब सेकंड वाले शेल पे आ जाएं। इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर शेल से सेकंड शेल में जंप करेगा तो वहाँ पे भी आपको एक सीरीज़ नज़र आएगी स्पेक्ट्रम में। तो वो जो स्पेक्ट्रम में सीरीज़ नज़र आएगी वो सेकंड सीरीज़ है हमारे पास, जो कि बाल्मर सीरीज़ है। इसी तरह किसी भी हायर शेल से थर्ड शेल में अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो फिर हमारे पास जो थर्ड सीरीज़ आएगी वो पास्टन सीरीज़ है, और इसी तरह। ठीक है, और इसका जो है वो रीजन याद रख लें कि कौन से रीजन में लाई करते हैं ये सीरीज़। वेव नंबर डिक्रीजेज फ्रॉम लाइमन सू पी फंड सीरीज़, ये पॉइंट भी याद रखें, वेव नंबर जो है वो डिक्रीज़ करता है फ्रॉम लाइमन सू पी फंड सीरीज़। एनर्जी ऑफ फोटोन की बात करें तो यहाँ पे आपने कोई ख़ास फार्मूला याद तो नहीं करना, बस ये वाला याद कर लें, डेल इज इक्वल टू 2.18 × 10⁻18 1/n1² - 1/n2²। ये हमारे पास वही है कि कौन से ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन में आप लोग फार्मूला कौन सा याद करेंगे, फ्रीक्वेंसी में कॉम्प्लिकेटेड है ये, यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी वाले को ना सिंपल ही याद करेंगे फार्मूला। फ्रीक्वेंसी वाले में आप लोग याद करेंगे ये वाला लास्ट वाला वी बार, ये तो वेव नंबर का हो जाएगा। वेव नंबर के केस में आप ये याद करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपने राइट बार कांस्टेंट भी याद करना है, राइट बार कांस्टेंट आर इज़ इक्वल टू, बेशक ये इसकी वैल्यूज़ याद ना करें, ये सारे कांस्टेंट हैं, इसकी ये वाली वैल्यू लाजमी याद कर लें राइट बार कांस्टेंट की, 1.09678 × 10⁻7 मीटर इनवर्स। ठीक है, यूजेस टू कैलकुलेट वेव नंबर ऑफ वेरियस लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। ये वेव नंबर को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला ये लाजमी याद करें, राइट बार कांस्टेंट की वैल्यू याद करें। और यहाँ से जो हमारे पास था ना फ्रीक्वेंसी वाला फिर आपको यही वाला फार्मूला याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास है डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल में कौन से डिफेक्ट्स हैं? बोहर का एटॉमिक मॉडल जो है वो हमें स्टेबिलिटी बताता है सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, मीन के जो पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना उनको एक्सप्लेन नहीं करता, जस्ट मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम को, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम पॉजिटिव आयन, लिथियम 2 पॉजिटिव आयन, बेरिलियम 3 पॉजिटिव आयन, कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो उसी को बोहर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन करता है। तो ये इसका एक डिफेक्ट हो गया कि ये पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं करता। सेकेंड इसका डिफेक्ट है कि नॉट एक्सप्लेन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये वही वाली बात होगी, हीलियम लिथियम बेरिलियम वगैरह को एक्सप्लेन नहीं करता, जस्ट इनके आयंस को एक्सप्लेन करते हैं जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो। सुपर कंप्यूटर कैन बी यूज टू रिमूव कॉम्प्लिकेशंस, इसमें जो हम सुपर कंप्यूटर की हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट है जी नॉट एक्सप्लेन फाइन और मल्टीपल स्ट्रक्चर, यानी कि एच अल्फा लाइन जो है वो 5 कंपोनेंट लाइन में क्यों डिवाइड हुई होती है ये एक्सप्लेन नहीं करता। एच अल्फा लाइन 5 कंपोनेंट लाइन में इसलिए डिवाइड हुई होती है क्योंकि वहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ साथ एजिमुथल क्वांटम नंबर भी इन्वॉल्व हो जाता है, मीन के सब शेल्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जी इसने हमें ये एक्सप्लेन नहीं किया कि इलेक्ट्रॉनिक जो मोशन है वो 3 डायमेंशनल होती है। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में उसने कहा इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, यानी कि 2 डायमेंशनल जो है मोशन एक्सप्लेन की है। और इन्होंने कहा कि फ्लैट होता है मॉडल एटम का, लेकिन फ्लैट नहीं होता, 3 डायमेंशनल मोशन होती है, तो ये भी एक डिफेक्ट हो गया। इसके अलावा इस मॉडल ने जीमैन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया, यानी कि जब एटॉमिक स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड में लिया जाता है तो वहाँ पे सोडियम की सिंगल लाइन जो है वो स्प्लिट हो जाती है 2 कंपोनेंट लाइंस को, इसको एक्सप्लेन नहीं किया। स्टार्क इफेक्ट को नहीं एक्सप्लेन किया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम स्पेक्ट्रम लेते हैं तो वहाँ पे लाइंस की स्प्लिटिंग क्यों हो जाती है। नेक्स्ट जी हमारे पास आ जाता है समरफेल्ड मॉडिफिकेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। समरफेल्ड मॉडिफिकेशन में हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हमें ये बताया गया 1915 में, एक तो ये वही वाली बात कि ये क्वांटाइज्ड होता है एंगुलर मोमेंटम जो होता है इलेक्ट्रॉन का, और दूसरी जो बात यहाँ पे समरफेल्ड मॉडिफिकेशन में आप लोगों ने याद रखनी है कि जो ऑर्बिट्स होते हैं वो इलिप्टिकल होते हैं, एक ये कॉन्सेप्ट, और ये जो है चेंज होते रहते हैं। न्यूक्लियस जो है वो किसी भी फोकाई में प्रेजेंट हो सकता है, और यहाँ पे इसका मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे कि रेडियस और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो वेरी करती रहती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इलिप्टिकल मॉडल समरफेल्ड मॉडिफिकेशन। ठीक है, जो इलिप्टिकल मॉडल दिया था समरफेल्ड ने उसमें ये बताया गया कि इलिप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं और इनकी जो रेडियस है और इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वेरी करती रहती है। ये 2 बातें याद रखें। एक्सरेज की बात करें तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को जब टारगेट करवाया जाता
जाता है हैवी मेटल एनोड के ऊपर, तो वहाँ से एक्स रेज इमिट होती हैं जो कि हाईली पेनिट्रेटिंग रेज होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम एंटी एनोड कहते हैं उस मेटल टारगेट को जिसके ऊपर हम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवा रहे होते हैं, एंटी कैथोड कहते हैं उसको, ठीक है। एवरी मेटल हैज़ इट्स ऑन करेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज, हर जो मेटल है उसकी अपनी एक करेक्टरिस्टिक एक्स रे होती है, उसकी स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है। नेक्स्ट है जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्स रेज, एफ रेज, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, सारी प्रॉपर्टीज शो करती हैं। मोस्लेस एक्सपेरिमेंट ऑफ एक्स रेज, इसमें अच्छा 1913 टू 1914 में ये एक्सपेरिमेंट किया गया और मैनी एक्सपेरिमेंट्स किए गए और मोस्ले ने ना बहुत से एलिमेंट्स को यूज़ किया एक्सपेरिमेंट के तौर पे, तकरीबन 38 डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज़ किया और गोल्ड एलुमिनियम से लेकर गोल्ड तक डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज़ किया, यूज्ड एज एंटी कैथोड के तौर पे ही कवर्ड वेवलेंथ रेंज, उसने जो वेवलेंथ रेंज कवर की थी ना 0.04 टू 0.8 एंगस्ट्रॉम तक की थी। ये वेवलेंथ की रेंज भी आप लोग याद रखें और कौन से एलिमेंट से कौन से एलिमेंट तक कितने एलिमेंट उसने यूज़ किए थे अपने एक्सपेरिमेंट में। डिफरेंट एक्सरेज ट्यूब्स भी यूज़ की थी उसने, ठीक है। और फिर जो है नेक्स्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, एक्सरे को पास करवाया जाता है स्लिट इन प्लैटिनम प्लेट, तो उसके आगे एल्युमिनियम विंडो होती है। फिर जो है उन्हें थ्रो करवाया जाता है एक एनालाइज़र के ऊपर जो कि क्रिस्टल होती है K4FeCN6 की, और वहाँ से डिफ्रैक्शन शो करती हैं एक्सरेज, लाइन स्पेक्ट्रम देती हैं ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। और उसके बाद जो है हमें क्या पता चलता है, कंटेन डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस ग्रुप्ड एज KLM सीरीज हैविंग K अल्फ़ा, K बीटा, L अल्फ़ा, L बीटा, M अल्फ़ा, M बीटा वगैरह, ये स्पेक्ट्रम की डिटेल बताई हुई है यहाँ से, ठीक है। तो एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मूसलेस लॉ। मूसले ने जो लॉ दिया था हमें, उसमें आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो फ्रीक्वेंसी है उसका जो एटॉमिक नंबर है उसके स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट है उसका एटॉमिक नंबर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो ये जस्ट इसका रिलेशन याद रख लें। और ए और बी यहाँ पे कांस्टेंट हैं, ए जो है वो आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और बी जो है ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। नेक्स्ट जी हमारे पास आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मूसले वर्क। मूसले के वर्क की इंपॉर्टेंस ये है कि एटॉमिक नंबर इज़ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, यही बताया हमें मूसले ने। सम ऑफ एलिमेंट्स अरेंज्ड इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल प्रॉपर्ली, मेंडलीव के टेबल ने पोटाशियम पोटाशियम, आर्गॉन, निकल, कोबाल्ट वगैरह को प्रॉपरली अरेंज किया गया। मूसले की लॉ की वजह से एटॉमिक नंबर ऑफ रेयर अर्थ हैव बीन डिटरमिन्ड, एटॉमिक नंबर बताया रेयर अर्थ मेटल्स का। न्यू एलिमेंट्स तकरीबन डिस्कवर हुए थे 43 टू 45, इनमें कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं, टेक्नीशियम, प्रोमीथियम, हॉफनियम, रीनियम, ऑन द बेसिस ऑफ द गैप्स लेफ्ट बाय मूसले इन द मूसलेज एक्सरे डायग्राम। उसमें जो लेफ्ट किए थे ना उसने गैप्स बनाए थे, गैप्स छोड़े थे, तो उस बेसिस पे जो है कुछ एलिमेंट्स भी डिस्कवर हुए थे। तो ये सारी इंपॉर्टेंस है मूसले की वर्क की। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास डुअल नेचर ऑफ मैटर है। आइंस्टाइन और प्लांक ने हमें बताया था कि लाइट की डुअल नेचर होती है। 1924 में लुइस डी ब्रोगली ने हमें ये बताया था कि मैटर की भी डुअल नेचर होती है। मीन के मैटर जब कोई मोशन में होता है, कोई भी मटीरियल पार्टिकल जब मोशन में होता है, मूव कर रहा होता है, तो वो पार्टिकल के तौर पर भी बिहेव कर रहा होता है और वेव के तौर पर भी बिहेव कर रहा होता है। पार्टिकल के तौर पर मीन कि उसका कुछ ना कुछ मैस होता है, कुछ ना कुछ मोमेंटम होता है, और वेव के तौर पे मीन कि वो एक जो है वेव की फॉर्म में मूव कर रहा होता है, तो कोई ना कोई वेवलेंथ होती है उस वेव की जिस फैशन में वो मूव कर रहा होता है। तो ये हमें डी ब्रोगली ने बताया था। डी ब्रोगली का वर्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी ये क्वेश्चन याद रखें, लैम्डा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस। बेसिकली ये आप लोगों ने रिलेशन याद रखना है कि वेवलेंथ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस, ठीक है। मीन कि कोई भी मटीरियल पार्टिकल है उसका मैस जितना ज़्यादा होगा वो जिस वेव में मूव करेगा उसकी वेवलेंथ बहुत कम होगी। जैसे हम अपनी अर्थ की एग्जांपल ले लें, हमारी ज़मीन भी वो स्टेशनरी नहीं है, वो भी मूव करती रहती है। तो ये एक बहुत जो है ह्यूज बॉडी है ना, तो ये मूव करेगी तो इसकी वेव जो है उसकी वेवलेंथ इतनी कम होगी कि उसको जो है हम डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। मीन कि उसकी वेव नेचर जो है फिर वो एलिमिनेट हो जाती है, वो जस्ट पार्टिकल नेचर ही शो करेंगी वो वाली बॉडीज़ जिनका मैस ज़्यादा होता है। मीन के वेवलेंथ का मैस के साथ इन्वर्स रिलेशन है, यहाँ से बेसिकली यही बात याद रखें। और इलेक्ट्रॉन के लिए जब ये इसमें वैल्यूज़ पुट की गई तो इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ निकलती है 0.33 नैनोमीटर। और अगर हम एक पत्थर ले लें जिसका मैस 1 ग्राम हो, मीन कोई भी बॉडी ले लें जिसका मैस 1 ग्राम हो, तो उसके लिए जो है वो इतनी वैल्यू निकल रही है। तो आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन वाली वैल्यू और 1 ग्राम मैस वाली वैल्यू को। इससे हमें ये पता चलता है कि मैस जितना ज़्यादा होगा वेवलेंथ उतनी कम होगी। और हैवी बॉडीज़ डू नॉट हैव वेव्स, ठीक है। मीन कि उनकी वेव नेचर फिर ख़त्म हो जाती है, वो ड्यूअल नेचर पे पूरी नहीं उतरती, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर, किसने एक्सपेरिमेंट किया था 1927 में? डेविसन और जर्मर ने एक्सपेरिमेंट किया था। इन्हें नोबेल
प्राइज़ भी मिला था, अमेरिकन साइंटिस्ट थे ये। ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स को निकल फाइल के ऊपर जब थ्रो करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन इज़ सिमिलर टू एक्सरेज डायफ्रैक्शन। यहाँ से जो है वो हमें एक्सरेज की तरह की वो बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या है, मटेरियल पार्टिकल हैं, तो वो रेस की नेचर शो कर रहे हैं, तो मीन के वो पार्टिकल की नेचर भी शो करते हैं, रेस की नेचर भी, मीन डुअल नेचर यहाँ से जो है वो प्रूव हो जाती है जब इलेक्ट्रॉन को निकल फाइल के ऊपर थ्रो करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वेवलेंथ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज डी ब्रोगलीज वेवलेंथ वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहाँ से जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वेवलेंथ की आई थी ना, मतलब जो डेविसन और जर्मन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, डी ब्रोगली वाली जो वैल्यू थी उसके क्लोज आई थी, इक्वल आई थी, मतलब प्रूव हो गई ये बात। 1927 में वर्नर हेजनबर्ग जो है उन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था। उन्होंने हमें ये कहा था कि एट अ टाइम जो है वो हम चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन पोजीशन को मेजर नहीं कर सकते। ये वाली इसकी जो है रिलेशन, ये फार्मूला याद रखें। फॉर स्मॉल फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़। मीन के यहाँ पे जो है वही वाली बात बताई हुई है कि स्मॉल बॉडीज़ हैं, अगर वो मोशन में हैं तो उनकी ड्यूअल नेचर होगी, लेकिन अगर हैवी बॉडीज़ हैं तो उनकी ड्यूअल नेचर नहीं होगी। ठीक है, और ये जो है हेजनबर्ग का कंसेप्ट जो है वो हमें ये बताता है कि हम एट अ टाइम अगर हम पोजीशन को चेंज इन पोजीशन को मेजर करना चाहते हैं तो मोमेंटम में जो है वो डिसऑर्डर आ जाता है। अगर मोमेंटम को ठीक से मेजर करें तो फिर पोजीशन को हम ठीक से मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, ये वाला रिलेशन याद रख लें। उसके बाद कॉम्पटन इफेक्ट है, लोकेट पोजीशन, लाइट हैविंग शॉर्टर वेवलेंथ देन इलेक्ट्रॉन साइज, एक्सरेज। अच्छा जी, इसमें आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, कॉम्पटन इफेक्ट को आप यहाँ से ना करें, यहाँ से कंफ्यूज होने वाली बात है। आप ये जस्ट ये वाला रिलेशन देखें, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। यहाँ पे एम वी क्या है, मोमेंटम है, मोमेंटम का वेवलेंथ के साथ जो है वो इन्वर्स रिलेशन है। अब आप लोग ये देखें कि अगर हमारे पास कोई मटेरियल है और वो लो एटॉमिक मैस वाला मटेरियल है, ठीक है, लो एटॉमिक नंबर वाला, उसके ऊपर जब हम एक्स रेज को फॉल करवाएंगे तो एक्स रेज यहाँ पे टकराने के बाद जब स्कैटर होंगी तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्स रेज यहाँ पे टकराती हैं जब, तो उनकी जब स्कैटरिंग होती है तो पहले जब स्ट्राइक करने से पहले वाली एक्स रेज जो हैं और जो बाद वाली एक्स रेज हैं उनकी वेवलेंथ में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, पहले वेवलेंथ कम होती है एक्स रेज की और जहाँ से स्ट्राइक करके जब वो निकलती हैं तो यहाँ पे उनकी वेवलेंथ ज़्यादा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेसिकली जो एक्स रेज हैं वो फोटोन पे मुश्तमिल होंगी। ठीक है, मीन के क्वांटा पे, एनर्जी के पैकेट की फॉर्म में होती है ना रेज भी, तो वो जब यहाँ पे टकराएंगी तो वो बेसिकली जो फोटॉन्स होते हैं या जो भी एनर्जी के पैकेट होते हैं, बेसिकली हम उनको मीन के मैस, एक डेफिनेट मैस के पैकेट ही कंसिडर कर सकते हैं। तो जब वो वहाँ पे टकराती हैं रेज तो वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को वहाँ से नॉकआउट करती हैं और वो अपनी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देंगी और वहाँ से निकलने वाली जो रे होगी उसकी एनर्जी कम होगी। जब उसकी एनर्जी कम होगी तो ऑब्वियसली उसकी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन होता है। तो यहाँ पे आप लोग यही बात समझें। थोड़ा सा रीड भी कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कम वेवलेंथ होगी, मोमेंटम ज़्यादा होगा, सो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम डिस्टर्ब हो जाता है एंड वाइस वर्सा, मीन कि जब एक्स रेज टकराएंगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अकॉर्डिंग टू बोहर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट पोजीशन एंड मोमेंटम कैन बी एक्यूरेटली कैलकुलेटेड। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा कि जो हेजनबर्ग है वो बोहर का दुश्मन है। क्यों दुश्मन है? क्योंकि हेजनबर्ग कहता है कि हम पोजीशन और मोमेंटम को एट अ टाइम मेजर नहीं कर सकते करेक्टली एक्यूरेसी के साथ, लेकिन बोहर ने उसके उलट बात की थी, तो इसलिए जो है वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हम कह सकते हैं। इस तरह आप लोग याद रख सकते हैं इस कंसेप्ट को। वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम वाज प्रपोज बाय श्रोडिंगर, डिराक एंड हेजनबर्ग टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम है कि एक्यूरेटली हम मेजर नहीं कर सकते, जो हेजनबर्ग ने हमें बताया था, इसको ओवरकम करने के लिए एक वेव मैकेनिकल मॉडल प्रपोज किया गया। 3 साइंटिस्ट ने प्रपोज किया। बेस्ट थ्योरी जो थी वो श्रोडिंगर की थी और श्रोडिंगर ने वेव इक्वेशन पेश की थी। उसकी थ्योरी जो है इलेक्ट्रॉन स्टैंडिंग वेव की फॉर्म में उसने एक इक्वेशन पेश की थी जिसे वेव इक्वेशन कहते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करती है। वो मीन के कहीं पे इलेक्ट्रॉन के होने के, पाए जाने के चांसेस को हम मेजर कर सकते हैं। और हाइड्रोजन के लिए जो हमें रेडियस बताया वो 0.053 नैनोमीटर, जो कि बोहर का फास्ट ऑर्बिट भी हमें बताता है ये वाली वैल्यू। ठीक है, उसके बाद द बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इज डिस्क्राइब बाय सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। आगे हमारा टॉपिक क्वांटम नंबर वाला स्टार्ट हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर स्पेस के अंदर 4 क्वांटम नंबर से हम एक्सप्लेन करते हैं, जिन्हें हम 4 नंबर से एक्सप्लेन करते हैं, जिन्हें हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। और क्वांटम नंबर्स को हम इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन जो है उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो जो हमें वहाँ से सॉल्यूशंस मिलते हैं, वो सॉल्यूशंस बेसिकली हमें किस चीज़ के बारे में बताते हैं, वही सॉल्यूशंस बेसिकली हमारे पास क्वांटम नंबर्स हैं। वो हमारे पास फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर्स को श्रोडिंगर इक्वेशन एक्सप्लेन करती है, जिसमें हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़िमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आ जाता है। फोर्थ क्वांटम नंबर जो कि स्पिन क्वांटम नंबर है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक्सप्लेन नहीं करती।
जी, यहाँ पे हम ऑर्बिट और ऑर्बिटल का डिफरेंस देखें तो ऑर्बिट क्या होता है, सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इज कॉल्ड ऑर्बिट, एंड ऑर्बिटल क्या होता है, रीजन इन स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज़ 95% और मोर इज़ कॉल्ड ऑर्बिटल। ठीक है, और ऑर्बिट बड़े होते हैं, ऑर्बिटल जो होते हैं वो छोटे होते हैं। टर्म यूज़ किसने की थी ऑर्बिट और ऑर्बिटल की? बोहर ने ऑर्बिट की टर्म यूज़ की थी और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में ऑर्बिटल की टर्म यूज़ की गई थी। ऑर्बिट जो होते हैं वो 2 डायमेंशनल होते हैं, ऑर्बिटल जो होते हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं। फार्मूला टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑर्बिट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का फार्मूला 2n² होता है, और ऑर्बिटल में हमेशा एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑर्बिटल है, यहाँ पे ऑर्बिट नहीं है। ठीक है, उसके बाद जी इलेक्ट्रॉन पोजीशन देखें तो एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी इंडिकेटेड, ये बोहर ने हमें कहा था। और ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे। उसके बाद जी नेक्स्ट हम अगर इस पेज पे आ जाएं तो यहाँ पे आप लोग देखें कि इस पेज के अंदर आप लोगों को इस टेबल में क्या नज़र आ रहा है। इस टेबल में अगर आप देखें तो यहाँ पे बेसिकली सारे क्वांटम नंबर्स को ही एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे जो क्वांटम नंबर्स को एक्सप्लेन किया हुआ है देखें आप लोग, तो यहाँ पे n लिखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट शेल के शेल कहते हैं उसे, सेकंड शेल को एल शेल कहते हैं, थर्ड शेल को एम शेल कहते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे हम देखें तो डिजिग्नेशन ऑफ सब शेल्स बताया हुआ है। फर्स्ट शेल में सिर्फ एक सब शेल होता है, मीन 1s। सेकंड शेल में 2 सब शेल्स होते हैं, 2s एंड 2p। थर्ड शेल में 3 सब शेल्स होते हैं, 2s 2p एंड 3d, ठीक है, थर्ड शेल जो कि एम शेल है। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो डिजिग्नेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स को किस तरह से हम शो करेंगे, बल्कि नेक्स्ट देखें ना, m की वैल्यू यहाँ पे बता रहे हैं। m की वैल्यू जो है वो क्या होती है, यहाँ पे n जो था ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l जो है ये हमारे पास एज़िमुथल क्वांटम नंबर है, और m जो होता है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। n की वैल्यू 1 2 3 होगी ना, मीन 1 2 3 अप टू सो ऑन। और l की वैल्यू जो होती है वो n से एक कम होती है, मीन कि जब n की वैल्यू 1 होगी तो 1 से एक कम, मीन कि l की वैल्यू 0 होगी। और फिर नेक्स्ट जो है n की वैल्यू अगर 2 है तो l की 2 वैल्यूज़ होंगी, मीन के n का जो नंबर होता है ना, मीन के जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उसकी तादाद जितनी ही l की वैल्यूज़ होती हैं। मीन के अगर थर्ड है हमारे पास, थर्ड शेल है, तो जो l की वैल्यूज़ होंगी वो 3 होंगी, 0 से स्टार्ट करके 2 तक, 0 1 एंड 2 3 वैल्यूज़ होंगी। फिर आपने याद करना है कि जो l की वैल्यू जब 0 होती है तो s ऑर्बिटल होता है, जब l की वैल्यू 1 होती है तो p ऑर्बिटल होता है, जब l की वैल्यू 2 होती है तो 3 ऑर्बिटल d ऑर्बिटल होता है, और जब l की वैल्यू 3 होती है तो फिर f ऑर्बिटल होता है। तो ये 0 1 2 3 4 ये इस तरह से आपने याद रखना है। फिर m जो है ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में वैल्यूज़ जो होती हैं वो प्लस में भी होती हैं, माइनस में भी होती हैं। मीन के इसमें हम कह सकते हैं कि जो m होता है ना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसमें आपके पास जो वैल्यूज़ होती हैं वो 0 एंड प्लस माइनस l के इक्वल होती हैं, ठीक है, 0 एंड प्लस माइनस l के इक्वल होती हैं, ये याद रखना है। और किस तरह से कि आपके पास जब l की वैल्यू 0 है तो उस वक्त m की वैल्यू भी 0 है। जब l की वैल्यू 1 होगी ना तो उस वक्त m की वैल्यू जो होगी वो 0 भी होगी, +1 भी होगी, -1 भी होगी। जब l की वैल्यू 2 होगी तो उस वक्त m की वैल्यू 0 भी होगी, +1 -1 +2 -2, मीन के टोटल 5 वैल्यूज़ हो जाएंगी ये। और जो m है फिर आगे वो मैंने मज़ीद जो है इनके डिफरेंसेस लिखे हुए हैं वो मज़ीद आपको आगे से समझ आएंगे। यहाँ पे जस्ट ये देखें कि जो चीज़ें बताई हुई हैं। डिजिग्नेशन ऑफ ऑर्बिटल देखें तो फर्स्ट शेल वाले ऑर्बिटल को हम 1 से शो करेंगे। फर्स्ट शेल का होता भी जस्ट एक ऑर्बिटल है s, तो 1s। और फिर सेकंड शेल वालों के साथ सबके साथ 2 लगाएंगे, 2s 2px 2py 2pz। थर्ड वालों को 3 के साथ शो करेंगे, 3s 3px 3py 3pz। फिर d वाले भी इसी तरह होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं अपोजिट स्पिन के साथ। स्पिन ऑफ हर 2 इलेक्ट्रॉन, एक के लिए +½ होगी, एक के लिए -½ होगी, मीन के एक के लिए क्लॉकवाइज और दूसरे के लिए एंटी क्लॉकवाइज। नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ मेन शेल, मेन शेल में कितने सब शेल हो सकते हैं, ये n के इक्वल होगा, मीन के n = 1 है तो 1 सब शेल होगा, n = 2 है तो 2 सब शेल होंगे, 2s एंड 2p। n = 3 है तो 3 सब शेल होंगे, 3s 3p एंड 3d, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल, एक सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे। सब शेल याद रखिएगा स्टूडेंट्स के सब शेल जो हैं वो आपके पास SPD वगैरह जो हैं ये सब शेल्स हैं, SPD वगैरह ये जो हैं सब शेल्स हैं। और ऑर्बिटल्स जो हैं इनमें फर्दर जो होंगे, मीन के जैसे P में फर्दर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, PX PY PZ। और D में जो है टोटल 5 होते हैं, F में जो है टोटल 7 होते हैं। तो इस तरह से वो ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल फाइंड करने का फार्मूला है 2l+1, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो है 2l+1, l एज़िमुथल क्वांटम नंबर है और +1 कर देंगे, 2 × 0 + 1 करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। n के लिए जब हमारे पास n = 1 होगा, n = 2 होगा तो आपके पास फिर 0 और 1 के लिए, 0 के लिए फिर 1 आ जाएगा, और 1 के लिए आपके पास 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी। 1 जो था वो किसके लिए थी, 1 वैल्यू
पी के लिए थी, पी ऑर्बिटल के लिए जो है वो हम आपके पास पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 1 होती है ना, तो पी के टोटल कितने डीजनरेट ऑर्बिटल आ जाते हैं, 3 आ जाते हैं, पी एक्स पी वाई पी जी। ये आपने नंबर ऑफ ऑर्बिटल जहाँ से फाइंड किए 2l+1 में वैल्यू पुट करके, एल की वैल्यू जब हमने 1 पुट की और 1 होती है पी ऑर्बिटल के लिए, तो पी ऑर्बिटल पी सब शेल के लिए होती है, और पी सब शेल के टोटल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 होते हैं, एक्स वाई एंड जी, पी एक्स पी वाई एंड पी जी। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ मेन शेल, मेन शेल में कितने जो है वो ऑर्बिटल्स होंगे, ये एन स्क्वायर से हम फाइंड करते हैं, और एन स्क्वायर का फार्मूला लगा के आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेन शेल, इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए 2n स्क्वायर है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन मेन शेल फाइंड करने के लिए n स्क्वायर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेन शेल फाइंड करने के लिए 2n स्क्वायर। ये सारे फार्मूले आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं, एमसीक्यूज में आप लोगों की हेल्प करेंगे, ठीक है। उसके प्रैक्टिस भी कर लेनी है, कुछ वैल्यूज जो है खुद से पुट करके देखना है कि आप वाकई ऐसा आंसर आ रहा है, ठीक आ रहा है आंसर, तो आप लोग खुद से जब इसको ट्राई करेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और समझ भी आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल, किसी सब शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद मालूम करने के लिए, जैसे पी जो है पी सब शेल है, उसके टोटल 3 जो है वो आपके पास फर्दर ऑर्बिटल्स हैं, पी एक्स पी वाई पी जी। तो पी सब शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आप फार्मूला यूज़ करेंगे 2 × 2l+1, ठीक है। ये वाला फार्मूला 2 × 2l+1, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, पी के लिए आपको पता है एल की वैल्यू 1 होती है, तो 1 पुट करेंगे, 2 × 1 एंड देन 2 × 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और बाहर वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, +1 जो है ये आपके पास टोटल कितनी वैल्यूज़ आ जाएंगी, 6 आ जाएंगी। 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2 करके, और 4 + 2 ये आपके पास 6 वैल्यूज़ आएंगी। मीन कि ये आपके पास आंसर आ जाएगा कि टोटल जो इलेक्ट्रॉन है ना पी सब शेल में वो टोटल 6 होंगे, क्योंकि पी एक्स में भी 2 होंगे, पी वाई में भी 2 होंगे, और पी जी में भी 2 होंगे, तो टोटल 6 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हम आ जाते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई ख़ास बात नहीं है। नेक्स्ट हम देखें तो क्वांटम नंबर जो हैं वो सोल्यूशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के, और वो मैंने आपको पहले बता दिया। यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर का डिफरेंस बताया हुआ है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये हमें शेल्स के बारे में बताता है, शेल्स के साइज़ के बारे में बताता है, मीन के ऑर्बिट्स के बारे में बताता है, उनका डिस्टेंस बताता है न्यूक्लियस से। एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल एल से शो करते हैं, ये हमें सब शेल्स के बारे में और उनकी शेप्स के बारे में बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल एम से शो करते हैं, ये हमें बताता है जी ओरिएंटेशन एंड डिजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। स्पिन क्वांटम नंबर जो है इसका कॉन्सेप्ट हमें 1925 में गाउडस्मिट और ऑलेनबेक ने दिया था, और सेल्फ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये एक्सप्लेन करता है, या स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करता है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन की क्लॉकवाइज स्पिन हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन हो सकती है। फिर एन की वैल्यूज़ जो है वो 1 2 3 अप टू सोन कोई भी हो सकती हैं। एल की वैल्यूज़ n-1 होंगी, मीन 0 से स्टार्ट होंगी, 1 2 3 आगे जो चलती जाएंगी। एम की वैल्यू 0 एंड ±l की इक्वल होती हैं, और एच की वैल्यू या तो +½ होगी या -½ होगी, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक क्लॉकवाइज मूव करता है, एक एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और ये फार्मूले मैंने पहले बता दिए हैं, तो ये वहाँ से आप लोग याद कीजिएगा। और जीमैन इफेक्ट जो है उससे जो है हमें पता चलता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का। और इन द एब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पी ऑर्बिटल आर 3-fold डिजेनरेट, और इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एफ ऑर्बिटल्स आर 7-fold डिजेनरेट, ठीक है। 7-fold डिजेनरेट होते हैं, मीन कि वो सारे के सारे जो उसके ऑर्बिटल्स होते हैं ना वो सेम एनर्जी स्टेट में होते हैं, तो उनको हम कहते हैं डिजेनरेट ऑर्बिटल। टेल अबाउट स्ट्रक्चर वाइडली स्पेस्ड लाइंस, इसके अलावा जो है ये हमें स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ से ऑर्बिटल्स के से पता चलता है। उसके बाद जी हमारे पास मीन के क्वांटम नंबर से, ठीक है। क्वांटम नंबर बेसिकली इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर एक्सप्लेन कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, उनकी मीन के जैसे हमने किसी एक इंसान का एड्रेस मालूम करना होता है तो उसका जो है वो शहर हमें पता होना चाहिए, उसका मोहल्ला पता होना चाहिए, उसकी गली पता होनी चाहिए, उसका मकान नंबर पता होना चाहिए। तो इसी तरह जो ये डिफरेंट क्वांटम नंबर्स हैं ये हमें इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस बता रहे होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी अफबार प्रिंसिपल। अफबार प्रिंसिपल क्या कहता है कि इंक्रीजिंग एनर्जी के लिहाज से हम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, n+l रूल को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, और n+l रूल से हम एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करते हैं ऑर्बिटल्स की, कि मीन के कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, कौन से की ज़्यादा है। मीन के जब हम मेरे पास MCQs आ जाता है कोई इस तरह का कि हमें 4-5 ऑप्शन दिए होते हैं, हमें ये कहा होता है कि फ़लाँ ऑर्बिटल के बाद कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, तो अब हमें ये पहले पता होगा कि इस ऑर्बिटल के बाद कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी इस ऑर्बिटल से ज़्यादा है, नेक्स्ट इससे आने वाला नेक्स्ट ऑर्बिटल कौन सा है, तभी तो हम उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर सकेंगे ना, तभी तो हम वो सीक्वेंस बता सकेंगे। तो n+l रूल को यूज़ करते हैं हम यहाँ पे। n+l रूल को अगर आप यूज़ ना भी करें तो सिंपल भी मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, उससे भी आप एनर्जी का जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, इंक्रीजिंग एनर्जी जो है याद कर सकते हैं आप लोग ऑर्बिटल्स की। जैसे वो हम लोग 9th-10th क्लास से पढ़ते हैं, स्कूल पब्लिक स्कूल वाला फार्मूला। आप लिखें स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर डिविजनल पब्लिक स्कूल, और फिर डिविजनल पब्लिक स्कूल,
फिर फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, और इसको भी फिर 2 बार लिख लें। ठीक है, अब आपने ऐसा करना है कि इसमें जब नंबरिंग करनी है तो एस को 1 नंबर दें, किसी और कलर से कर लेते हैं, ये येलो से कर लेते हैं। एस को 1 नंबर दे दें। ठीक है, फिर पी को 2 नंबर दे दें, और पी के बाद जी हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है डी को 3 नंबर दे दें, और डी के बाद एफ़ को 4 नंबर दे दें। ठीक है, अब आप देखें कि अब एस वाली जो नंबरिंग है ना उसको उसी सीक्वेंस में चलाएं। 1S है, फिर 2S होगा, फिर 3S होगा, फिर 4S होगा, फिर आपके पास 5S होगा, फिर 6S होगा, फिर नेक्स्ट 7S होगा, इस तरह से। ठीक है, और फिर जो है ना पी वाली की नंबरिंग आप चेंज रखें। ठीक है, पी 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये 3P हो जाएगा, ये 4P हो जाएगा, ये 5P हो जाएगा, नेक्स्ट वाला जो है वो 6P हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप लोग देखें तो डी वाला देखें तो डी हमारे पास स्टार्ट हो रहा है 3 से 3D, फिर 4D आ जाएगा, फिर आपके पास आ जाएगा 5D, इस तरह से। अब इसमें आप लोग याद रखेंगे, सीक्वेंस याद रखेंगे कुछ इस तरह से कि ब्लैक से कर लेते हैं, बल्कि यहाँ से। ठीक है, अब 1S की एनर्जी सबसे कम होती है, 2S की उससे ज़्यादा, 2P की उससे ज़्यादा, 3S, इस तरह ये जो है एनर्जी इनकी जो है वो इस सीक्वेंस में होती है। ठीक है, इस तरह आप लोग ये लिख लेंगे और इसको याद कर लेंगे तो आपको जो है ना वो N+L रूल अप्लाई करना ही नहीं पड़ेगा। बहुत जल्दी जल्दी आप लोग जो है एनर्जी का सीक्वेंस बता सकते हैं। अब अगर आपको क्वेश्चन में ये बता दें कि 4D और इसके अलावा 4D, 3D और 5S, इन तीनों में से आप बताएं कि किसकी एनर्जी सबसे कम है, या आपसे ये पूछ लिया जाए कि 5S की एनर्जी जो है वो 4D से ज़्यादा है या कम है, तो वैसे तो आपको देख के पता चलेगा कि 5 वाला जो है वो हायर शेल वाला ऑर्बिटल है, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। तो जब आपको ये सीक्वेंस याद होगा तो आपको पता होगा कि 5S जो है उसकी एनर्जी 4D से कम होती है। ठीक है, तो इस तरह इस सीक्वेंस को आप लोग याद रखें। उसके बाद जी पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। वैसे अगर N+L रूल भी आप लोग अप्लाई कर लेना तो आपको ऑर्बिटल का पता चल जाएगा। जैसे 5S और 4P का मैं आपको कह रही थी ना कि 5S और 4D का आई थिंक सो था, इन दोनों का हम फाइंड करें तो N+L रूल देखें आप तो N की वैल्यू यहाँ पे 5 है ना 5S के लिए, और S के लिए L की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे 0 N+L रूल, तो ये आपके पास आएगा 5S एंड 4D। तो N+L रूल अप्लाई करेंगे तो N की वैल्यू 5 है प्लस S की वैल्यू 0 है, और इसमें आपके पास जी N की वैल्यू 4 है प्लस D की वैल्यू क्या होगी 0 1 2, 0 S के लिए, 1 P के लिए और D के लिए 2 होगी। ठीक है, तो 4 + 2 6 है, यहाँ पे आंसर यहाँ पे 5 है। तो अब आपको पता चल रहा है कि ये इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, मीन कि 5S की एनर्जी कम है, 4D की एनर्जी ज़्यादा होगी। N+L रूल से हमें वैल्यूज़ का पता चल रहा है। फिर अगर दो ऑर्बिटल की वैल्यू N+L रूल की सेम आ रही है तो आपके पास वो वाला ऑर्बिटल ज़्यादा एनर्जी वाला होगा जिसकी N की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें क्या कहते हैं कि नंबर नो 2 इलेक्ट्रॉन इन पोली इलेक्ट्रॉन सिस्टम हैव ऑल 4 क्वांटम नंबर वैल्यूज़ सेम, मीन के अगर 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं, कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन जो एक ऑर्बिटल में मौजूद हों उनके सारे क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज़ सेम नहीं होती हैं। अगर 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम आ भी जाए, मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा चेंज होगी, मीन कि वो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक की प्लस हाफ होगी और दूसरे की माइनस हाफ होगी। ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है। हॉर्न्स रूल हमें क्या कहता है, हॉर्न्स रूल हमें मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है, मीन कि किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी के बारे में बताता है कि कोई एलिमेंट जो है वो कितने बॉन्ड्स बनाएगा, क्या वैलेंसी होगी उसकी। ठीक है, इसके अलावा हॉर्न्स रूल हमें ये कहता है कि जब हमारे पास डिजेनरेट ऑर्बिटल प्रेजेंट हो तो हम उनकी इलेक्ट्रॉन की जब फिलिंग करते हैं तो हम पहले जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, और उसके बाद जो है अगर कोई इलेक्ट्रॉन बच जाए तो फिर डबल फिलिंग करते हैं। जैसे अगर एक और हमारे पास कोई एटम है और उसके 2 इलेक्ट्रॉन हमने पी वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें फिलिंग करनी है तो हम इस तरह फिल करेंगे, बजाय इसके कि हम 2 इलेक्ट्रॉन को एक ही ऑर्बिटल के अंदर पेयर अप कर दें, इस तरह नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद जी यहाँ पे कुछ वेरिएबल जो है कुछ मीन के इनका बिहेवियर जो है थोड़ा चेंज होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है क्रोमियम और कॉपर की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे जो वेरिएशन आती है ना, वेरिएशन 5D और 4S1, 5D 5 और 4S1 जो है ये इसकी वैलेंशन कॉन्फ़िगरेशन होती है क्रोमियम की, और कॉपर की 3D 10 होती है और 4S1 होती है। क्रोमियम की 3D 5 एंड 4S1 और कॉपर की 3D 10 एंड 4S1। ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे 3D में 5 क्यों है, S में 2 क्यों नहीं आया इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू उनसे थोड़े लेस या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हों, तो इस वजह से जो है यहाँ पे 3D 5 वाला स्टेबल है बजाय इसके कि 3D 4 होता है, और यहाँ पे 3D 10 वाला स्टेबल है बजाय इसके कि यहाँ पे 3D 9 होता।
कुछ और भी यहाँ पे मैंने लिखे हैं, ये गोल्ड के लिए भी लिखा है 5D10 6S1, इसका भी देख लें, यहाँ पे भी डी कम्प्लीटली फिल्ड हो रहा है, तो इस वजह से इसकी कन्फिग्रेशन ये होगी, ये नहीं होगी कि 5D9 और 6S2 नहीं होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये थोड़ा सा चेंज है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसके अलावा आप लोगों को पहले तकरीबन 30 एलिमेंट जो प्रेडिक्ट टेबल में हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो ज़ुबानी याद होनी चाहिए, ताकि आप लोग उसमें कभी भी कन्फ्यूज़ ना हो, ना सिर्फ एलिमेंट्स की बल्कि उनके आइंस की, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको याद होनी चाहिए। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 96500 कूलम्स। फोटोन क्या होते हैं? मैसलेस बंडल ऑफ एनर्जी होते हैं, हैविंग मोमेंटम। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे थोड़े डिफरेंट लगे थे, यहाँ पे मैंने लिख दिया। यूनिट ऑफ राइडबर्ग कांस्टेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राइडबर्ग कांस्टेंट का यूनिट कौन सा होता है? लेंथ के यूनिट का रेसिप्रोकल होता है। उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है? जीमन इफेक्ट को, और स्टार्क इफेक्ट को जो है वह मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करता है। पॉजिटिव रेज एंड कैथोड रेज हैव इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। पॉजिटिव रेज जो हैं, जो प्रोटॉन है 1836 टाइम्स जो है हैवी होते हैं देन इलेक्ट्रॉन। इक्वल मैग्नीट्यूड होता है चार्ज का, लेकिन अपोजिट साइन के साथ। हमने चार्ज क्या निकाला था? हमने निकाला था जी 1.6022 × 10⁻19 कूलम, जो कि हमने मॉडर्न रिसर्चेज ने वैल्यूज़ दी थी, और मिल्कन की थोड़ी सी कम थी इससे वैल्यू, लेकिन इसके क्लोज थी काफ़ी, ठीक है। तो प्रोटॉन की बात, इसको हम यूनिट चार्ज कहते हैं, ठीक है। प्रोटॉन के लिए +1 कह देंगे और इलेक्ट्रॉन के लिए -1 कह देंगे, लेकिन इसकी वैल्यू होती है 1.6022 × 10⁻19 कूलम। उसके बाद जी EORM वैल्यू जो है पॉजिटिव रेज की, अगर हम हाइड्रोजन के लिए लेते हैं तो वो 1836 टाइम लेस होती है दैन कैथोड रेज। यहाँ पे देखें n+l रूल जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता डिजनरेट ऑर्बिटल्स पे। उनके लिए जो होती है m क्वांटम नंबर की वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू डिफरेंट होती है। और ये वाला भी हमने पहले देख लिया था। यहाँ से अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये x क्या है, ये x इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये पीछे मैंने इक्वेशन आपको एक्सप्लेन कर दी थी। एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस किस की होती है? कॉपर और क्रोमियम की। गोल्ड की भी एबनॉर्मल होती है। सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एज नियॉन 10, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नियॉन 10 की तरह सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी है? Na पॉजिटिव आयन की, और Mg2 पॉजिटिव आयन की जो है वो सेम है। आप लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के देखिएगा। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन स्ट्राइक कॉपर कैप्चर्ड, इक्वेशन लिखनी है हमने। स्लो न्यूट्रॉन जब कॉपर के ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो कॉपर के अंदर कैप्चर हो जाते हैं, गैमा रेडिएशन जहाँ से इमिट होती है। यहाँ पे कॉपर में जब ये कैप्चर हुए तो कॉपर 65 से कॉपर 66 में चेंज हुआ। अनस्टेबल आइसोटॉप है कॉपर का, ये चेंज होगा जिंक में। जिंक 630 में इलेक्ट्रॉन जहाँ से रिलीज होगा, और ये चेंज कैसे हुआ ये आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है, कमेंट्स में बता दीजिएगा। उसके बाद जी नेक्स्ट देखें, यहाँ पे है जी हाइड्रोजन फील्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब एट लो प्रेशर इमिट ब्लूइश लाइट। ये वाला मैंने आपको पहले बता दिया था। उसके बाद है फास्ट न्यूट्रॉन जो होते हैं उनको यूज़ किया जाता है कैंसर ट्रीटमेंट में। फास्ट न्यूट्रॉन विद एनर्जी 50 to 70 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होते हैं, दे डिस्ट्रॉय कैंसरियस सेल्स बाय डायरेक्ट इफेक्ट ऑन न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा था मुझे। स्लो न्यूट्रॉन यूज्ड इन मोर इफेक्टिव इन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, जो कि काफ़ी लेंथी हो चुका है। तकरीबन हमारी वीडियो हो चुकी है 1 घंटा और 15 मिनट की। इसको आप लोग ध्यान से देखें। FSC लेवल पे इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा नॉलेज था, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स थे, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स थे, बहुत ज़्यादा याद करने वाली चीज़ें हैं। इसको अच्छे से याद करें। जो चीज़ें रट्टा लगाने वाली हैं उनको रट्टा लगाएं, और मेहनत करते रहें। अल्लाह पाक आप लोगों की मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ, और आप लोगों को कामयाबियाँ अता फरमाएँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और आप लोग अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं? मेहनत करके, आगे बढ़ के, और ख़ुद को प्रूव करके, ठीक है। अपनी दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़।